एपिसोड 21 आगाज़-ए-मोहब्बत। कुछ देर बाद गाड़ी एक आलीशान से होटल के आगे आकर रुकी। दोनों गाड़ी से बाहर आए। शिव ने होटल के प्रीमाइज में ही बने एक बुटीक की ओर इशारा कर गौरी को उस ओर ले आया। शिव को देखते ही बुटीक का मैनेजर बाहर आया और शिव को देख बोला, सर आप। मैनेजर आगे कुछ बोलता इसके पहले ही शिव गौरी की ओर इशारा करके बोला, इनको कुछ कपड़े दिखा दो, जो पसंद हो दे देना। इतना बोल शिव खुद किसी को कॉल करने लगा। इसकी क्या जरूरत है सर, गौरी ने कहा, लेकिन शिव ने उसे अनसुना कर कॉल पर किसी से बात करने लगा। आइए मैडम, मैनेजर ने कहा तो गौरी बेमन से मैनेजर के पीछे पीछे चली गई। मैनेजर ने अंदर आकर सर्व्स गर्ल्स से उसे अटेंड करने को कहा। सर्व्स गर्ल्स उसे बड़े ही अजीब नज़रों से देखने लगी, क्योंकि उस बुटीक में आज से पहले ऐसी कोई कस्टमर नहीं आई। सारे हाई सोसाइटी के लोग ही आते थे। अटेंडेंट्स ने मैनेजर की ओर देखा। ये शिव सर के साथ आए हैं। मैनेजर अटेंडेंट के चेहरे के भाव समझ उससे बोला। मैनेजर के ये कहते ही कि वो लड़की जिसे वो डाउन मार्केट समझ रही है वो उनके शिव सर के साथ आई है। वो गौरी को बड़ी आदर के साथ कपड़े दिखाने लगी। अटेंडेंट गौरी को सारे वेस्टर्न कपड़े ही दिखा रही थी, जो गौरी पहनती नहीं थी। आखिर उसने अटेंडेंट को इंडियन ड्रेसेस दिखाने को कहा। अटेंडेंट उसे इंडियन वियर्स दिखाने लगी। कुछ कपड़े पसंद कर गौरी उन्हें लेकर ट्रायल रूम में आई। उसने पहली ड्रेस पहनी और बाहर आई। ये ब्लू कलर की बैकलेस ड्रेस थी और काफ़ी टाइट फिटिंग की थी, जिसमें गौरी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही। कॉल पर बात कर रहे शिव ने अंदर आते हुए जब गौरी को इस ड्रेस में देखा तो उसकी आंखें गौरी पर थम गई और उसके मुंह से अनायास ही निकला, सो हॉट। मगर उसके इन शब्द पर उसे खुद ही आश्चर्य हुआ और उसने अपनी नज़रें फेर ली। गौरी आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी कि ड्रेस कैसी है। वो मुंह बनाने लगी कि उसकी नज़र आईने में से ही दूर खड़े शिव पर गई, जो उसे देखना में गर्दन हिला रहा था। गौरी फिर से ट्रायल रूम में गई और इस बार गोल्डन कलर की कोल्ड शोल्डर ड्रेस पहनकर आए और आईने के सामने खड़ी हो गई। जब शिव ने देखा तो उसने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा तो गौरी दोबारा ट्रायल रूम में गई और बड़बड़ाने लगी, समझते क्या है ये अपने आप को, उन्हें क्या लगा कि मैं उनकी पसंद की ड्रेस पहनूंगी? कभी नहीं। ड्रेस तो मैं अपनी ही पसंद की लूंगी, वो तो मुझे खुद पसंद नहीं आ रही कोई ड्रेस। गौरी बड़बड़ाती हुई बाहर आई। इस बार उसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। शिव ने जब देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट में उसके होठ ऊपर उठे, मगर बीच में ही रुक गए। गौरी को समझ आ गया कि शिव को ड्रेस पसंद आए, लेकिन गौरी जानबूझकर मुंह बनाने लगी। उसने ट्रायल रूम के अंदर जाकर ड्रेस की कीमत देखी तो उस पर 30,000 लिखा देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इतनी महंगी ड्रेस, ऐसे तो हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। गौरी व्हाइट कलर की ड्रेस को निकाल दूसरी ड्रेस पहन कर आई। इस बार रेड चूड़ीदार सूट पहना। हालांकि महंगी ये भी थी, लेकिन व्हाइट वाले ड्रेस से कम इसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। शिव ने जब देखा तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। गौरी ने शिव की ओर देखा और उसकी आंखों की चमक देख उसने वही ड्रेस लेने का सोचा और बाहर आ गई। वो कैश काउंटर की ओर बिल पे करने आई तो मैनेजर ने मना कर दिया। तब तक शिव भी वहां पर आ गया और मैनेजर को कुछ इशारा किया। मैनेजर चला गया। गौरी हैरानी से शिव को देखने लगी। शिव एटीट्यूड में बोला, मिस गौरी, ये होटल और ये शॉप दोनों हमारी कंपनी की हैं तो बिल पे करने की जरूरत नहीं। लेकिन सर आप हमारा बिल क्यों देंगे? हम तो किसी का एहसान भी जल्दी से नहीं लेते, ये तो फिर भी पैसे की बात है। गौरी ने मना करते हुए कहा। गौरी माना कि आप बहुत स्वाभिमानी हैं, लेकिन आपके कपड़े मेरी वजह से खराब हुए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको नए कपड़े दिलवाओ। शिव ने समझाते हुए कहा, नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कपड़े वैसे भी बहुत महंगे हैं। गौरी बोली, लेकिन शिव ने उसकी एक नहीं सुनी। आप थोड़ी देर मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आया, शिव ने कहा और वहां से चला गया। गौरी उसे जाते देखती रह गई। कुछ देर वेट करने के बाद जब शिव नहीं आया तो गौरी को एक शरारत सूझी और मुस्कुराते हुए वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। शिव की एक्टिंग करते हुए अपना गला साफ कर थोड़ी भारी आवाज में बोली, मिस गौरी, जाकर गाड़ी में बैठिए। मिस गौरी, आपने सुना नहीं मैंने जो कहा? जाकर गाड़ी में बैठिए। शिव जो वहीं आ रहा था गौरी को उसकी एक्टिंग करते देख वहीं रुक गया और देखने लगा। गौरी आगे फिर से शिव की एक्टिंग करते हुए बोली, इनको इनके पसंद के कपड़े दिलवा दो, जो पसंद हो ले लेना। मिस गौरी, ये होटल और ये शॉप हमारी कंपनी का है, आपके कपड़े मेरी वजह से खराब हुए हैं। ऐसे जाने कितनी ही और लाइंस वो आईने के सामने खड़ी हो शिव की स्टाइल में बोली और खुद ही हंसने लगी। हाय ठाकुर साहब, में एटीट्यूड की तो बिल्कुल कमी नहीं है, गौरी ने आईने में देखते हुए ही कहा और मुस्कुराने लगी। तब तक शिव उसके पास आया और बोला, चले। गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हे महादेव, कहीं ठाकुर साहब ने सब सुन तो नहीं लिया? गौरी, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तो शिवजी भी इन शिव से नहीं बचा सकते। गौरी मन ही मन बड़बड़ाए। दोनों वहां से बाहर आए, गाड़ी में बैठ ऑफिस आ गए। गौरी गाड़ी से उतरी तभी शिव ने उसे एक और बैग पकड़ा दिया।
गौरी पूछती रह गई मगर शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे चला गया। गौरी वही खड़े उसे जाते देखती रह जाती है। कितने अजीब है ये, एक दूसरे किसी सवाल का जवाब नहीं देते और मुस्कुराहट तो दूर दूर तक नहीं है इनके पास। गलती से अगर मुस्कुरा दे तो पछताते रहेंगे कि आज मैंने मुस्कुरा कैसे दिया। हे महादेव, क्या करूं मैं इनका। ये बोल वो लिफ्ट में आ जाती है। लिफ्ट में उसे बैग का ख्याल आता है। वो बैग खोल देखती है तो उसमें वही वाइट कलर की ड्रेस होती है जो गौरी महंगी होने की वजह से नहीं लेती। गौरी हैरानी से ड्रेस को देखने लगती है। एपिसोड 22 आगाज़ मोहब्बत। गौरी और शिव दोनों ऑफिस बिल्डिंग में आकर अपनी अपनी लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट 10th फ्लोर पर आकर रुकी और दोनों एक ही समय पर बाहर आए। शिव किसी कॉल में बिजी होने के कारण उसका ध्यान गौरी पर नहीं जाता और गौरी वो तो अपनी ही धुन में लिफ्ट से बाहर निकलती है। दोनों का ध्यान एक दूसरे पर नहीं होता और दोनों टकरा जाते हैं। गौरी गिरती इसके पहले ही शिव ने उसे कमर से पकड़ थाम लिया, जिसकी वजह से शिव का फोन हाथ से छूट जमीन पर गिर जाता है। फोन टूटने की आवाज से गौरी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और बड़बड़ाने लगती है। हे महादेव, लगता है ये हमारी कमर की हड्डी टूटने की आवाज थी। अब क्या होगा हमारा? अब हम कैसे खड़े होंगे? हम कैसे चलेंगे? शिव से जब उसकी बकबक बर्दाश्त नहीं हुई तो वो गुस्से से बोला, मिस गौरी, ये आपके हड्डी टूटने की आवाज नहीं, मेरा फोन टूटने की आवाज है। ये सुन गौरी अपनी एक आंख खोली, सामने शिव को देख फिर आहिस्ता से अपनी दूसरी आंख भी खोलती है। फिर अपना निचला होठ थोड़ा बाहर निकालकर रोनी सी शक्ल बनाकर बोलती है, ओ नो, आप फिर से नहीं, प्लीज फिर से नहीं, आप देखकर नहीं चल सकती। ये ऑफिस है, कोई पार्क नहीं जो आप आराम से टहल रही हूँ। शिव उसे वैसे ही पकड़े हुए ही कहता है, और यही बात हम भी आपसे कहें तो, ये ऑफिस है, आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं जो आराम से बिना देखे फोन पर बात किए चले जा रहे हो। गौरी ने भी उसकी आंखों में ही देखते हुए कहा। ये सुन शिव ने उसे घूरते हुए कहा है, आप जानती हैं आप बदतमीजी कर रही हैं, तो आपके मुंह से भी कौन से फूल झड़ रहे हैं? आप भी तो हमसे शांति से बात कर सकते हैं ना। गौरी, अब आप ज्यादा नहीं बोल रही। हाँ हाँ, हम ही तो हमेशा ज्यादा बोलते हैं। और आप ठाकुर साहब, आप जो हर समय हमें डांटते रहते हो उसका क्या? बोलिए। और आज तो हमारी गलती भी नहीं है, फिर भी हमें ही सुनाए जा रहे हैं। ये सुन शिव ने उसे घूरा तो गौरी संभलते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हमारा मतलब है कि गलती हम दोनों की ही है कि हमने एक दूसरे को नहीं देखा और टकरा गए। लेकिन आप सिर्फ हम पर ही सारा गुस्सा उतार रहे हैं, थोड़ा खुद पर भी गुस्सा कर लीजिए ना ठाकुर साहब। गौरी ने ये इतनी मासूमियत से बोला कि शिव उसकी मासूमियत में खो गया और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई, मगर इसके पहले शिव ने अपना चेहरा फेर लिया। लेकिन गौरी ने देख लिया। जरा खुलकर मुस्कुराए, मुस्कुराना कोई पाप नहीं है, और आप ये हमेशा टफ लुक लेकर क्यों चलते हैं? एंग्री यंग मैन वाला, गौरी ने उसे देखते हुए कहा तो शिव का चेहरा फिर से सख्त हो गया और बिना किसी भाव के बोला, अब हटो मेरे रास्ते से, मेरे पास बहुत काम है, मैं यहाँ कॉरिडोर में खड़े होकर तुमसे सारा दिन बहस नहीं कर सकता। मैं ये लो पकड़ के आपने हमें रखा है अपनी बाहों में और हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने रोक रखा। गौरी ने मुंह बनाकर कहा तो शिव को ख्याल आया कि वही कब से गौरी को कमर से पकड़े खड़ा है। उसने जल्दी से गौरी को छोड़ दिया और बिना उसकी ओर देखे अपने केबिन में चला गया। गौरी भी मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे अपने केबिन में आ गई। शिव अपने केबिन आकर चेयर पर बैठ गया। उसने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ दे मारा। मैं क्यों उस लड़की से बहस करने में लगा था? उसे खुद से दूर कर वहां से आया क्यों नहीं? मैं क्यों उसकी बकवास वहां खड़े सुनते रहा? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? इसके पहले भी कितनी लड़कियां मेरे आसपास मंडराती रही हैं, लेकिन मेरी जलती निगाहें देख कोई मेरे पास आने हिम्मत भी नहीं करता, और ये लड़की ही तो मुझसे डरती ही नहीं। शिव खुद से ही बोला। केबिन से आए आवाज सुन माधव भी अंदर आ गया। सर क्या हुआ, कोई परेशानी है? माधव ने पूछा। नहीं, बस मेरे लिए नया फोन मंगवाओ, अगले 15 मिनट में मुझे नया फोन चाहिए, शिव ने बिना किसी भाव के कहा और अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। नया फोन? माधव ने असमंजस से पूछा। शिव ने एक नज़र उसे देखा फिर बोला, हाँ नया फोन, मेरा फोन टूट गया इसलिए नया फोन चाहिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, अभी मंगवा देता हूँ, माधव ने कहा और मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। मैं जानता हूँ शिव, तुम्हारा फोन टूट गया, कैसे टूटा ये भी पता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गौरी ही वो लड़की है जो तुम्हें अतीत के अंधेरों से खींचकर वर्तमान के उजालों में ला सकती है। महादेव से यही प्रार्थना है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो, क्योंकि आज तुम्हें दिल से मुस्कुराते देखा है मैंने, माधव ने सोचते हुए अपने आप से ही कहा। माधव ने शिव और गौरी की कॉरिडोर में हुई नोकझोंक देख ली थी, और शिव का गौरी को बाहों में थामना और मुस्कुराना भी। उस समय वो शिव की तरफ ही आ रहा था, मगर उन दोनों को देख वही रुक गया। रात का समय, शिव का घर, सब बैठे डिनर कर रहे थे कि पीछे से ही चुपके से यशोदा जी की आंखों पर कोई हाथ रख देता है।
पहचानिए कौन है, एक प्यारी सी आवाज आती है। सभी उसे देख मुस्कुराने लगते हैं और यशोदा जी उसकी आवाज पहचान जाती हैं। अरे ये तो मेरी प्यारी गुड़िया माया है। यशोदा जी मुस्कुराते हुए बोली, नानी माँ आप हमेशा मुझे कैसे पहचान जाती हो? माया मुंह बनाकर बोली और यशोदा के गले लग जाती है। माया जिज्ञासा की बेटी है जो आज ही अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई है। मामू, वो प्यार से शिव के गले लग जाती है। शिव भी मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाता है। चलो बेटा बैठो खाना खा लो। जिज्ञासा ने कहा, जी मॉम घर के खाने के लिए तो तरस गई थी, स्पेशली आपके हाथ का खाना। माया चेयर खींच बैठ गई और जिज्ञासा उसे खाना परोसने लगती है। और माया अब आगे का क्या सोचा है? नीलिमा ने माया से मुस्कुराते हुए पूछा। बस मामी अब ऑफिस ज्वाइन करना है और काम करना सीखना है। माया रोटी का निवाला तोड़ते हुए बोली, गुड, तो बेटा जी आप कब से पापा का ऑफिस ज्वाइन करेंगे? सत्यवीर सिंह ने खुश होते हुए अपनी बेटी से पूछा। इस पर माया ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह नो पापा आपके ऑफिस में नहीं प्लीज, मैं तो मामू के ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। ये सुन सब हंसने लगे और सत्यवीर का मुंह बन गया और वो आंखें छोटी करके उसे घूरने लगे। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मुझे मामू के साथ काम सीखना है, उसके बाद तो मुझे आपका ही बिजनेस ज्वाइन करना है। माया प्यार से कहा। जिज्ञासा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा आप मामू से कहीं ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो, अपने पापा से भी अच्छे। सत्यवीर ने जिज्ञासा को घूरते हुए कहा, अच्छा आप माँ बेटी जब देखो तब पार्टी बदल कर साले साहब की ओर हो लेती हो। तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन अपने मामू से तो पूछ लो वो रेडी है तुम्हें सिखाने के लिए या नहीं। ये सुनते ही सब शिव की ओर देखने लगे और माया बहुत उम्मीद से शिव को देखने लगी। क्यों नहीं, तुम कल सुबह मेरे साथ ही ऑफिस चलना, शिव ने बिना किसी भाव के कहा। सब ये सुन मुस्कुराने लगे और माया खुशी से उछल पड़ी। ओह थैंक यू मामू, थैंक यू सो मच, माया ने कहा तो शिव हल्की से मुस्कुरा दिया। मेरा हो गया, ये बोल वो उठ गया और अपने कमरे में चला गया। वैसे भाई साहब इतनी जल्दी कैसे मान गए? नीलिमा ने आश्चर्य से रुद्र से पूछा। क्यों अब तुम्हें क्यों हैरत हो रही है? रुद्र ने भवें उचका कर पूछा। ऐसे ही, भाई साहब आपको भी जल्दी से अपने साथ ऑफिस नहीं ले जाते? नीलिमा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद वहां नहीं जाता क्योंकि मैं खुद दूसरे ऑफिस में बिजी हूँ। मैं जब चाहूँ वहां जा सकता हूँ, बल्कि जाता भी हूँ। तो तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। और रही माया की बात, तो हमारी लाडली भांजी है, भाई उसे कभी मना नहीं करते किसी चीज के लिए। रुद्र ने माया से धीरे से कहा। वाह कांग्रेचुलेशन माया, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू मामी, मॉम आई एम डन, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मामू के साथ ऑफिस जाना है, माया ने चहकते हुए कहा और अपनी कमरे में चली गई। एपिसोड 23 आगाज़-ए-मोहब्बत। सुबह शिव के साथ माया भी ऑफिस आई। वो ऑफिस में अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर बोली, नाइस ऑफिस मामू। शिव हल्के से मुस्कुरा देता है और केबिन में आकर गौरी को कॉल करता है। मिस गौरी, केबिन में आइए। जी सर। गौरी फोन रखती है और अपने केबिन से बाहर आकर शिव के केबिन के दरवाजे पर नॉक करती है। कम इन। अंदर से शिव की आवाज आती है। आपने बुलाया? गौरी अंदर आकर बोली। मिस गौरी ये माया है, इन्हें आपको काम सिखाना है तो जो भी अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी डिटेल्स इन्हें दे दो, और आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे इनसे भी आपको काम लेना है। शिव ने माया को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। गौरी ने देखा, माया ने ब्लैक कलर की घुटनों तक स्कर्ट और वाइट फॉर्मल शर्ट पहनी हुई है, बाल कंधे तक खुले हुए, गोरा रंग, अच्छी हाइट, लगभग 5 फुट 5 इंच, हल्का मेकअप और प्यारी सी शक्ल वाली लड़की है। गौरी ने एक नज़र उसे देखा। जी सर। गौरी ने शिव की ओर देखकर कहा। तुम जाओ इनके साथ, शिव ने कहा तो माया खुश होते हुए शिव के गले लग गई। ये देख गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे माया का शिव के गले लगाना अच्छा नहीं लगा। गौरी मन में ही बोली, ये कौन है जो इन भस्मासुर से ऐसे चिपक रही है, जैसे फेविकोल की एजेंट हो। गौरी मुंह बनाने लगी। चले, माया ने गौरी से कहा तो गौरी बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, जी चलिए। दोनों गौरी के केबिन में आ गई। गौरी उसे डिटेल्स देते हुए काम समझाने लगी। काम करते करते लंच टाइम हो गया। ओके माया, अब लंच करने चलें, बाकी का काम बाद में करते हैं, गौरी ने कहा तो माया बोली, या तुम जाओ, मैं भी जाती हूँ। दोनों साथ ही बाहर आती है, मगर माया को शिव के केबिन में जाते देख गौरी का एक बार फिर मुंह बन जाता है। कौन है ये फेविकोल की एजेंट जो बार बार ठाकुर साहब से चिपक रही है? गौरी मन में सोचते हुए बोली, और कैफेटेरिया में आ गई। कहाँ खोई है? उसे खोया हुआ देख सुमन ने पूछा। कुछ नहीं, चल लंच करते हैं, गौरी ने बात टालते हुए कहा। तू ठीक है? सुमन ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें क्या हुआ? गौरी ने कहा और दोनों लंच करने लगी। शाम को जब सब घर जाने लगे तो माया शिव के साथ शिव की लिफ्ट में ही गई, और तो और शिव के साथ गाड़ी में भी थी।
ये देख गौरी को कहीं ना कहीं जलन होने लगी माया से। रात में गौरी अपनी बालकनी में खड़े खाली आसमान को देख वो सोचने लगी, वो कोई भी हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें फर्क पड़ रहा है। गौरी ऊपर देखते हुए बोली, किसे क्या फर्क पड़ रहा है? सुमन ने पीछे से आते हुए कहा, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बड़बड़ कर रहे हैं। गौरी ने बात बनाते हुए कहा, ये तो मैं भी देख रही हूँ कि तुम बड़बड़ कर रही हो, लेकिन क्यों कर रही हो? ऑफिस में भी खोई हुई थी। बात क्या है गौरी? सुमन ने जोर देते हुए पूछा। वो माया है ना, जिसे सर ने आज हमसे मिलाया और काम सिखाने को कहा है। हाँ, तो उसका क्या? सुमन असमंजस से बोली। तो वो बहुत चिपकती है ठाकुर साहब से, छिपकली की तरह। एकदम से उनके गले लग गई हमारे ही सामने, और शाम को घर उनके साथ उनके गाड़ी में गई। चिपकू कहीं की। गौरी मुंह बनाकर बोली, हाँ तो उससे क्या हुआ? होगी कोई उनके जान पहचान वाली। तुम्हें क्या? सुमन उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वही तो जान पहचान वाली है, तो क्या ऐसे हमारे सामने चिपकेगी ठाकुर साहब से? गौरी ने चिढ़ते हुए कहा। तो उससे तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? गौरी, वही तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें फर्क पड़ रहा है। अच्छा नहीं लग रहा हमें। और ऐसा क्यों है? सुमन ने उस पर गहरी निगाहें डालते हुए पूछा। हमें नहीं पता, गौरी ने सीधे सीधे कहा। गौरी तू क्यों परेशान हो रही है? वो उनकी बहन भी हो सकती है। सुमन ने कहा तो गौरी खुश होते हुए बोली, हाँ बहन, सही कहा तुमने, ये क्यों नहीं सोचा हमने। वो बहन भी तो हो सकती है। सुमन की नजरें उस पर ही बनी हुई थी। ओके गुड नाइट, चलो मैं तो चली सोने। गौरी ये बोल कमरे में चली जाती है, मगर सुमन सोचने लग जाती है, गौरी क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? पता लगाना होगा। सुमन मन ही मन कहती है और वो भी सोने चली जाती है। सुबह फिर माया और गौरी की मुलाकात होती है। माया मुस्कुराते हुए गौरी से बोली, गुड मॉर्निंग गौरी। गुड मॉर्निंग माया। गौरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज क्या करना है? माया ने पूछा। गौरी ने कुछ फाइल्स उसके आगे रख दी। उसे देख माया हैरानी से बोली, ओह गॉड, कितना काम करती हो तुम गौरी, और वो भी बिना गलती के। कैसे कर लेती हो? भस्मासुर के डर से। गौरी धीरे से बुदबुदाई। क्या कहा तुमने? किसके डर से? किसी के नहीं, गौरी टालते हुए बोली। तो माया फाइल देखने लगी। अब तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ तो बिना गलती के ही इतना सुनना पड़ता है कि डर लगता है अगर काम भी नहीं किया तो ठाकुर साहब तो बाहर का ही रास्ता दिखा देंगे। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हमसे पूछो, हमने झेला है उन्हें। कैसे तोप दागते रहते हर समय, या तो फिर घूरते हैं। गौरी अपनी ही धुन में बदब रही थी और माया उसे मुंह खोले देख रही थी। ये तुम किसके बारे में कह रही हो? माया ने हैरानी से पूछा। अरे ठाकुर साहब के बारे में, और किसके? गौरी ने एकदम से कहा, और चुप हो गई। ठाकुर साहब मतलब? माया ने नासमझते हुए पूछा। कोई नहीं, गौरी ने बात बदलते हुए कहा। नहीं, तुमने इतना सब कुछ जो बोला अभी अभी, वो सब मामू के बारे में बोला ना? आई नो। माया ने कॉन्फिडेंस से कहा। मामू? हाँ, मेरे मामू, शिव मामू। और तुम उन्हें ही ठाकुर साहब बोल रही हो? राइट, माया ने कहा। शिव सर तुम्हारे मामू हैं? गौरी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मामू है मेरे। क्यों? माया बोली। नहीं, वो लगते नहीं ना। मेरा मतलब है, इतने बड़े। उनकी उम्र तो शायद 30 के आसपास ही होगी। गौरी ने मासूमियत से कहा। वॉट 30 के आसपास? ही इज ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड, या उससे 1-2 साल ज्यादा ही होंगे। माया हंसते हुए ही बोली। क्या? मगर वो तो लगते नहीं 40 के। कितने हैंडसम हैं। गौरी हैरानी से बोली। तो मेरे मामू हैं, और उम्र से हैंडसमनेस का क्या लेना देना? मामू की फिजिक ही ऐसी है, फिर अपने आप को मेंटेन रखते हैं। सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करते हैं, एक बार में 100 पुशअप्स मार लेते हैं। माया थोड़ा इतराते हुए बोली। गौरी उसे एकटक देखने लगी। लेकिन तुम ये सब क्यों बोली मेरे मामू के बारे में? क्या मामू सच में इतने स्ट्रिक्ट हैं और डांटते हैं? हम गौरी मासूमियत से बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। एपिसोड 24 आगाज़ ए मोहब्बत। माया के ये कहते कि शिव उसके मामू हैं, गौरी को बहुत हैरानी हुई, मगर साथ ही साथ खुशी भी। माया शिव की भांजी है। उसे मन ही मन बहुत सुकून मिला माया के बारे में जानकर। लेकिन ऐसा क्यों है, ये वो खुद समझ नहीं पा रही थी। गौरी के केबिन का इंटरकॉम बजे जा रहा है बड़े देर से, मगर गौरी अपने ही ख्यालों में खोई जाने क्या सोच रही है। माया उसे ऐसे खोए हुए देख थोड़ा जोर से बोली, गौरी फोन उठाओ, कहाँ गुम हो? माया की आवाज़ सुन गौरी हड़बड़ाते हुए, हाँ। गौरी ने जल्दी से फोन उठाया। उधर से शिव की आवाज़ आती है, मिस गौरी केबिन में आओ। इतना बोल शिव फोन काट दिया। अरे रख दिया, मेरा जवाब भी नहीं सुना, करेला कहीं के। गौरी बड़बड़ाने लगी, किसके बारे में बोल रही हो? किसका फोन था? माया ने उसे ऐसे बड़बड़ाते हुए देखा तो पूछ लिया, और कौन हो सकता है? गौरी मुंह बनाकर बोली, डोंट टेल मी कि तुम मामू के बारे में बोल रही हो।
माया ने उसे देखते हुए पूछा तो गौरी ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया और माया मुंह खोले उसे देखने लगी। अब जाओ नहीं तो फिर से कुछ सुनाने लगेंगे। गौरी ये बोल भागती हुई शिव के केबिन में जाने लगी। माया उसे बस देखे जा रही थी। ये लड़की क्या है, मामू से डरती है या नहीं समझ ही नहीं आता। उनको इतना कुछ बोलती भी है और फिर मासूम सी शक्ल बनाकर मामू के सामने भी चली जाती है और मामू इसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज, लेकिन लड़की है बड़ी कमाल की। आई लाइक हर। माया मुस्कुराते हुए बोली और अपना काम करने लगी। इधर गौरी शिव के केबिन में आए और शांति से बोली, आपने बुलाया सर? शिव इस समय अपने सामने पड़ी फाइल में सिर गड़ाए हुए था। हाँ, आज शाम हमें एक बिजनेस पार्टी में जाना है, तो रेडी रहना। शिव ने बिना उसकी ओर देखे कहा। सर मैं? गौरी हिचकिचाते हुए बोली। हाँ तुम। शिव ने सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा। आपके साथ? गौरी ने दोबारा पूछा। हाँ मेरे साथ। कोई प्रॉब्लम है? शिव ने इस बार उसे घूरते हुए पूछा। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। गौरी हड़बड़ाते हुए बोली। ठीक है अभी तुम घर जाओ, शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा। शिव ने बिना किसी भाव के कहा, लेकिन उसकी इस बात पर गौरी फिर से हैरान हो गई और उसे देखने लगी। शिव ने जब गौरी को ऐसे खुद ऐसे देखता पाया तो गुस्से से अपनी आंखें बंद की। मिस गौरी नाउ व्हाट, अब ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? शिव झल्लाते हुए बोला। नहीं वो हम सोच रहे हैं कि आप हमें पिक करने आएंगे, ये थोड़ा अजीब नहीं है? गौरी ने कहा। ये सुन शिव को झुंझलाहट होने लगी। वो चिढ़ते हुए बोला, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, और जो कहा है वो करो। जी सर, हम जाते हैं, गौरी ने कहा और जल्दी से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, बच गए। शिव उसके जाने के बाद खुद से ही बोला, ये लड़की पागल है, अगर इसे ले जाना मेरी मजबूरी नहीं होती तो कभी ना ले जाता, लेकिन प्रोजेक्ट इसका है तो लेकर जाना ही होगा। माया मुझे घर जाना होगा, शाम को सर के साथ पार्टी में जाना है। गौरी ने केबिन में आकर अपना सामान समेटते हुए कहा। व्हाट, मामू तुम्हें पार्टी में ले जा रहे हैं? माया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जानते हैं हम विश्वास करने लायक बात नहीं है, लेकिन ये सच है, और हम तो महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें बचा लेना उस भस्मासुर से। साथ ले जा रहे हैं, डर लग रहा है, कहीं गुस्से से भस्म ही ना कर दे हमें। गौरी मासूमियत से बोली तो माया मुस्कुरा दी। रिलैक्स यार गौरी, मामू इतने भी बुरे नहीं है। अरे कितने बुरे ये तुम्हें क्या पता, हमसे पूछो, हम बताते हैं। गौरी फिर से बोली तो माया ने उसे रोकते हुए कहा, बस मैं बाद में सुन लूंगी बाकी का, अभी तुम जाओ, पार्टी के लिए रेडी भी होना है तुम्हें। हाँ, हम तो भूल ही गए। अच्छा बाय, हम चलते हैं। गौरी चली गई और माया उसे जाते हुए देखती कुछ मन में सोचने लगी। शाम के 6 बज रहे हैं। गौरी पूरी तरह से रेडी है पार्टी में जाने के लिए। तभी गौरी का फोन रिंग हुआ। गौरी ने कॉल रिसीव किया। गौरी नीचे आओ, दूसरी ओर से शिव की आवाज आए और कॉल कट हो गया। गौरी जल्दी से बाहर आए और लिफ्ट में आकर नीचे जाने के लिए बटन प्रेस किया। शिव गाड़ी में बैठे ही गौरी का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद उसे गौरी सोसाइटी गेट से बाहर आती हुई नजर आई। गौरी को देखते ही नजरें उसकी उसी पर ही थम गई। ब्लैक कलर की शिफॉन साड़ी जिस पर पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स की प्रिंट और बॉर्डर पर सिल्वर कलर के स्टोन्स चढ़े स्लीवलेस ब्लाउज में गौरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस पर उसके खुले बाल जिन्हें वो अपनी उंगलियों से बार बार पीछे करती सुकुचाती सी उसी की ओर बढ़ रही थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, होठों पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल जिससे उसकी भूरी आंखें और भी खूबसूरत लग रही हैं। गौरी बहुत ही प्यारी लग रही थी। शिव की नजरें उस पर ठहर सी गई। वो एकटक उसे देखने लगा। माधव ने जब शिव को ऐसे देखा तो शिव की नजरों का पीछा कर उसकी नजरें भी गौरी पर गई। माधव मन ही मन मुस्कुरा उठा। गौरी गाड़ी के पास आई तो माधव ने दरवाजा खोला। गौरी ने माधव को मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और गाड़ी में बैठ गई। शिव अब भी उसे ही देख रहा है। चले शिव, माधव ने पूछा तो शिव जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने धीरे से कहा। शिव खिड़की से बाहर देखने लगा, मगर बार बार ना चाहते हुए भी उसकी नजरें गौरी पर ही आकर रुकती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे बैठा माधव फ्रंट व्यू मिरर में से शिव को ही देख रहा था। गाड़ी में इस समय हल्का म्यूजिक चल रहा था, जो इस सिचुएशन पर बिल्कुल सूट हो रहा था। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ, अब इनमें में ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। एपिसोड 25 आगाज़ ए मोहब्बत। कुछ देर बाद गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकती है। माधव गाड़ी से बाहर आकर शिव की ओर का दरवाजा खोलता है। शिव बाहर आता है और गौरी खुद ही बाहर आ जाती है। शिव ने गौरी को एक नज़र देखा और अंदर जाने लगा। शिव आगे आगे और गौरी उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ते हुए चली जा रही थी। थोड़े आहिस्ता नहीं चल सकते? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो ठाकुर साहब की।
एक तो इस साड़ी में चला भी नहीं जा रहा मुझसे। गौरी शिव के पीछे से बड़बड़ाती हुई आ रही है। ठाकुर साहब रुकिए प्लीज। गौरी ने शिव को पीछे से आवाज लगाई। शिव चलते चलते एकदम से रुक जाता है और गौरी एक बार फिर शिव से टकरा जाती है। गौरी, अब क्या तुम्हें आगे का भी दिखाई नहीं देता क्या? शिव ने गुस्से से पलटते हुए कहा। आपकी ही गलती है, किसने कहा था ऐसे चलते चलते अचानक रुकने के लिए? गौरी क्यूट सा फेस बनाकर बोली। शिव ने अपना सिर झटका और लिफ्ट में आ गया। साथ गौरी भी आ गई। शिव ने 6th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट चल पड़ी। गौरी अपने साड़ी के पल्लू को उंगलियों में लपटने लगी। वो बहुत नर्वस हो रही थी और शिव की नजरें उस पर ही जमी हुई थी। अचानक से लिफ्ट एक झटके से रुक गई और लिफ्ट में अंधेरा हो गया। गौरी घबराकर शिव के सीने से लग गई। उसके अचानक से करीब आने से शिव की आंखें बंद हो गई और उसकी बाहें गौरी के गिर्द कस गई। ये लिफ्ट कैसे बंद हो गई? ठाकुर साहब प्लीज कुछ करिए ना, गौरी ने उससे लिपटे हुए कहा। गौरी की आवाज कानों में पड़ते ही शिव होश में आया और उसने गौरी को खुद से दूर किया। रिलैक्स, अभी कुछ देर में लिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी, शिव ने कहा। लेकिन गौरी ने शिव की एक बांह को कसके पकड़ते हुए कहा, फोन करिए ना किसी को, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं तुम्हें देखकर, वैसे तो बहुत बहादुर बनती हो, शिव ने अपनी बांह छुड़ाते हुए कहा। अंधेरे से डर नहीं लगता हमें, अब हम इतने भी डरपोक नहीं हैं। वो तो लिफ्ट में ऐसे फंसे हैं कहीं लिफ्ट नीचे गिर गई तो। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं मरना चाहते महादेव, हमारे बाद हमारी बूजी और फूफा जी का क्या होगा? गौरी फिर से शिव का हाथ पकड़ते हुए बोली तो शिव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, तुम ज्यादा नहीं मगर थोड़ी सी डरपोक हो, शिव ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे छेड़ते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? हम थोड़े से डरपोक हैं, गौरी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। हाँ, तुम छिपकली से डरती हो तो हुई ना थोड़ी सी डरपोक, शिव ने उसे बिना किसी भाव के कहा। छिपकली का नाम सुन गौरी फिर से घबरा गई और फिर से शिव के गले से लग गई। छिपकली? कहाँ है छिपकली? उसने आंखें बंद करते हुए कहा। गौरी, यहाँ नहीं है छिपकली तो ठीक से खड़ी रहो, शिव ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। गौरी ने शिव के हाथ को पकड़कर कहा, नहीं प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिए। गौरी, शिव ने हल्के गुस्से से कहा और फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। गौरी देखो कहाँ है छिपकली, शिव ने गौरी के चेहरे को देखते हुए कहा। गौरी ने आंखें बंद कर रखी थी। फ्लैश लाइट की मध्यम रोशनी में गौरी का चेहरा दमक रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। शिव उसे एकटक देखने लगा। गौरी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो शिव को ऐसे देख वो भी उसकी आंखों में देखने लगी और खो गई। दोनों एक दूसरे को अपलक निहारने लगे। कुछ देर बाद एक झटके से लिफ्ट दोबारा स्टार्ट हुई तो गौरी घबराकर एक बार फिर शिव से लिपट गई। शिव ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। लिफ्ट सीधा आकर 6th फ्लोर पर रुकी और दरवाजा एकदम से खुल गया। तुम दोनों ठीक हो? माधव की आवाज आई तो दोनों हड़बड़ाते हुए अलग हुए और नजरें चुराने लगे। गौरी, तुम ठीक हो? माधव ने पूछा तो गौरी ने आहिस्ता से हाँ में सिर हिला दिया और लिफ्ट से बाहर आ गई। शिव भी उसके पीछे ही बाहर आया। दोनों पार्टी हॉल में आए। मिस्टर मल्होत्रा शिव के पास आए और उससे हाथ मिलाते हुए बोले, वेलकम मिस्टर सिंह, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वेटर को इशारा कर शिव को एक ड्रिंक का ग्लास पकड़ा दिया। कुछ देर शिव से बातें की और गौरी से मिलकर उसे पार्टी एंजॉय करने का बोल दूसरे लोगों से मिलने चले गए। गौरी को बहुत अजीब लग रहा था पार्टी में, उसे आदत नहीं थी ऐसी पार्टी की तो वो एक कोने में खड़ी होकर सबको देख रही थी। उसकी नज़रें बार बार शिव से जा मिलती और शिव की उससे दोनों ही एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। पार्टी में जब रंजीत की नज़र गौरी पर गई तो वो चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए गौरी की ओर बढ़ा और ड्रिंक का ग्लास उसकी ओर बढ़ाकर बोला, वाह आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं गौरी। थैंक यू, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। रंजीत ने ग्लास की ओर इशारा किया। थैंक यू, लेकिन मैं शराब नहीं पीती, गौरी ने मना करते हुए कहा। ओह सॉरी, रुकिए मैं आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाता हूँ, रंजीत ने गौरी को ऊपर से नीचे अजीब नज़रों से घूरते हुए कहा। गौरी उसकी नज़रों से असहज होने लगी। वो साड़ी के पल्लू से खुद को कवर करते हुए बोली, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज कर वहां से जाने लगी कि अचानक रंजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमारा हाथ, गौरी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। वहीं दूर खड़े शिव ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। वो गुस्से से गौरी की ओर आने लगा। बदतमीजी नहीं, वो मैं तो आपको डांस के लिए पूछ रहा था, रंजीत ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, हमें नहीं करना डांस, हमें नहीं आता, हमारा हाथ छोड़िए प्लीज, गौरी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। मगर रंजीत ने हाथ इतने कसके पकड़ रखा था कि गौरी चाहकर भी छुड़ा ना पाई। रंजीत खींचते हुए उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाने लगा कि किसी ने बीच में ही आकर रंजीत का हाथ पकड़ लिया। रंजीत की नज़र जब हाथ पकड़ने वाले पर गई तो देखा वो शिव है जो अपनी जलती निगाहों से उसे ही घूर रहा था।
उसकी नजरों का ताप रंजीत बर्दाश्त न कर सका और गौरी का हाथ छोड़ दिया। रंजीत की पकड़ से छूटते ही गौरी मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से शिव की ओर देखने लगी। इतने में अंधेरा हो गया और गाना चेंज हुआ। सोनियो ओ सोनियो, तुम्हें देखता तो हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लूँ मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। गाना शुरू होते ही शिव ने गौरी की आंखों में देखते हुए उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। गौरी कसमसाते हुए उससे छूटने की कोशिश करने लगी और दूर जाने लगी तो शिव ने उसकी कलाई पकड़ अपनी तरफ खींचा। इससे गौरी के हाथ सीधा शिव के सीने पर जा टिके। शिव उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके साथ डांस करने लगा। गौरी भी उसकी आंखों में देखने लगी और मुस्कुराते हुए उसका साथ देने लगी। माधव तो शिव को हैरानी से देखने लगा। उसके लिए शिव को ऐसे डांस करते देखना, वो भी किसी लड़की के साथ, किसी अजूबे से कम नहीं था। उसकी निगाहें दोनों पर ही बनी हुई थी। राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा करूं। राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा करूं। क्या कहूँ ए जिंदगी, तू है मेरी सांस, रहना तू पास हर घड़ी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। शिव और गौरी सब कुछ भूलकर आंखों में आंखें डाले डांस कर रहे हैं और रंजीत उन्हें बार काउंटर पर बैठा गुस्से से घूर रहा है। वो शराब पर शराब पिए जा रहा है। उसे शिव गौरी का क्लोज डांस करना पसंद नहीं आता, मगर माधव बड़ा खुश है। गाना खत्म होते ही लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तालियों की आवाज सुन शिव एकदम से अपने होश में आया और गौरी को एक नज़र देख गुस्से से वहां से चला जाता है। गौरी को उसका बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। दूसरी रंजीत एक वेटर को इशारा कर अपने पास बुलाया और सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिलाकर गौरी को देने का इशारा कर उसे 2000 का नोट पकड़ा दिया। वेटर खुश होते हुए 2000 का नोट रख लेता है और गौरी के पास आकर कहता है, मैडम सॉफ्ट ड्रिंक। डांस की वजह से गौरी को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो थैंक यू बोल ग्लास उठा लेती है। गौरी पूरा सॉफ्ट ड्रिंक एक ही बार में पी जाती है। फिर एक कोने में खड़े होकर शिव के बारे में सोचने लगती है। आपको क्या हुआ ठाकुर साहब, अभी तो मेरे साथ डांस करते आप कितने खुश थे और एक पल में ही गुस्सा होकर चले गए। आपके मूड का भी ना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आप जब मेरी आंखों में देख डांस कर रहे थे ना, तो जाने क्यों एक अलग सा एहसास हुआ उस वक्त मुझे। वो क्या था ये मैं अभी नहीं बता सकती। गौरी खुद से ही बोली और मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख रंजीत अपने आप से बोला, मुस्कुरा लो गौरी, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, फिर तो तुम्हें मेरी बाहों में ही आना है। रंजीत ने अपनी ड्रिंक खत्म की और कुटिलता से मुस्कुरा दिया। एपिसोड 26। गाना खत्म होते ही शिव गौरी को छोड़ गुस्से में पार्टी हॉल से बाहर आया। वो कॉरिडोर में इधर से उधर टहलने लगा। ये क्या था जो मैंने महसूस किया, और ऐसे डांस करना, मैंने डांस किया उस लड़की के साथ। मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं शिव हूँ, शिव प्रताप सिंह, जो अपने सख्त बिहेवियर के लिए जाना जाता है, और मैं उस अदना सी लड़की की आंखों में खो गया। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे उस लड़की से दूर रहना होगा। क्यों? जब रंजीत ने उसका हाथ पकड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? शिव खुद से ही सवाल करने लगा। क्योंकि तुम उसे पसंद करने लगे हो। पीछे से आवाज आई। शिव ने पलटकर देखा तो वहां माधव खड़ा था। क्या बकवास कर रहे हो, जानते भी हो क्या बोल रहे हो? शिव ने गुस्से में माधव से कहा, ये बकवास नहीं सच है, तुम उस लड़की को पसंद करने लगे हो। दुनिया के सामने खुद को सख्त दिखाने वाला पत्थर शिव उस अदना सी लड़की के आगे पिघलने लगा है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। देखा नहीं कैसे उसकी आंखों में खोए उसके साथ डांस कर रहे थे। ये जो आज था ना गौरी के साथ, वो असली शिव है, जिसे तुमने जाने कितने खोल के अंदर छुपा रखा है, जो उस लड़की के आने के बाद खोल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। माधव ने एकदम सपाट लहजे में शिव से कहा, अपनी बकवास बंद करो माधव, मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। शिव आगे आकर गुस्से माधव की कॉलर पकड़ कर कहा, दोस्त हूँ तुम्हारा, बचपन से तुम्हारे साथ ही रहा हूँ, तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ, इसलिए सच बोलने से डरता नहीं हूँ। माधव ने अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, हो सके तो गौरी को उसके घर छोड़ देना, जैसे लाए थे वैसे ही, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाय। माधव ये बोल एक नज़र शिव को देखा और वहां से चला गया। गौरी का नाम सुनते ही शिव को ख्याल आया कि वो तो उसे पार्टी में अकेला ही छोड़ आया था, उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वहां रंजीत भी है। रंजीत के बारे में सोच शिव बिना एक पल की देर किए पार्टी हॉल की ओर जाने लगा। यहाँ गौरी पर रंजीत की दी गई दवाई का असर होने लगा। उसका सिर चकराने लगा, उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, उसे अजीब सी फीलिंग होने लगी। वो अपना मुंह धोने वॉशरूम की ओर भागी। रंजीत भी मुस्कुराते हुए गौरी के पीछे पीछे वॉशरूम एरिया की ओर आया। वॉशरूम में आकर गौरी अपना मुंह धोया। वो अपने चेहरे पर बार बार पानी छींटे मारने लगी।
लेकिन उसे अभी सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखों को मलते हुए अपना सिर झटक वॉशरूम से बाहर आई। लड़खड़ाते कदमों से वो आगे बढ़ने लगी। तभी रंजीत ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। अरे ठाकुर साहब, कहाँ चले गए थे आप हमें अकेला छोड़कर? गौरी ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। आप कहो तो हम आपको जिंदगी भर ना छोड़ें। आवाज सुन गौरी ने नजरें उठाकर देखा तो सामने रंजीत चेहरे पर गंदी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। उसे देख गौरी की आंखें हैरानी से फैल गई। तुम यहाँ? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो, हमें हमारे ठाकुर साहब के पास जाना है, छोड़ो, गौरी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। मगर रंजीत ने उसे कसके पकड़ लिया और अपने करीब ले आया। गौरी उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। इधर शिव जब पार्टी हॉल पहुंचा तो गौरी उसे कहीं नहीं मिली। उसने सब और नजरें घुमाकर देखा मगर गौरी कहीं दिखाई नहीं दी। अचानक उसके मन में रंजीत का ख्याल आया और वो रंजीत को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ कॉरिडोर में रंजीत ने गौरी को अपने करीब लाया और बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने मुश्किल से तुम काबू में आए हो। मेरा छूना तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? और शिव की बाहों में बाहें डाले तो बड़े मजे से नाच रही थी। ऐसा क्या है उस शिव में? रंजीत ने गौरी का मुंह कसके पकड़ते हुए बोला और अपने करीब लाया। गौरी ने पूरी ताकत से उसको खुद से दूर किया और गुस्से में कसके थप्पड़ रंजीत के गाल पर मार दिया। वो हमारे ठाकुर साहब है, उनकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो और आइंदा से हमारे साथ बदतमीजी करने से पहले ये थप्पड़ याद रखना, समझे? गौरी गरजते हुए बोली और लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगी। रंजीत गुस्से से तिलमिला उठा और आगे बढ़कर गौरी की ब्लाउज की डोरी खींच ली। गौरी को जब ये महसूस हुआ तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत साड़ी के पल्लू से खुद को कवर किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घबराकर किसी तरह आगे बढ़ने लगी। रंजीत उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। गौरी की आंखें बंद होने लगी। नशे से अब उसमें और विरोध करने की ताकत नहीं बची। वो किसी तरह लड़खड़ाती जुबान में बोली, जाने दो हमें, छोड़ो, अगर हमारे ठाकुर साहब को पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बोल उसने पूरी ताकत से रंजीत के पैर पर अपनी हील्स जोर से मारी। एक दर्द भरी चीख के साथ रंजीत ने गौरी का हाथ छोड़ दिया और अपने पैरों को देखने लगा। गौरी किसी तरह छूटकर भागने लगी। बहुत दम है ना तेरे में? रुक, अभी तुझे बताता हूँ साली, तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। ये बोल रंजीत भी उसके पीछे भागने लगा। गौरी लड़खड़ाते कदमों और बंद होती आंखों से बड़ी मुश्किल से भागे जा रही है। कॉरिडोर से भागते हुए वो सीधे आकर शिव से टकरा जाती है जो उसे ढूंढता हुआ वहां आया था। उसे देख गौरी आंसू भरी आंखों से मुस्कुराने लगती है और उसके गले लग जाती है। कहाँ चले गए थे आप? देखिए उसने हमारे साथ क्या किया, वो रोते हुए पीछे इशारा कर बोली। शिव की नज़र जब उसके पीछे आ रहे रंजीत पर पड़ी तो उसकी आंखों में लाल डोरे उभर आए। देखिए उसने क्या किया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। गौरी बच्चों की तरह अपने हाथ और कलाई पर बने निशान शिव को दिखाने लगी। शिव ने जब गौरी के शरीर पर खरोंच और चोट के निशान देखे तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से रंजीत को घूरने लगा। गौरी को एक तरफ कर रंजीत की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ी। एपिसोड 27। गौरी का हाल देख शिव की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसकी नसें तंग गई। अपने जबड़े भींच वो गुस्से से रंजीत की गर्दन पकड़ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? क्या सोचकर तुमने इसे छुआ? ये तुमने अच्छा नहीं किया रंजीत, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। शिव ने उसे झटककर दूर धकेल दिया और थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगा। शिव अब बुरी तरह रंजीत की पीटने लगा। रंजीत के मुंह से नाक से खून बहने लगा। वो अधमरा सा नीचे गिर गया। शिव उसे छोड़ गौरी की ओर बढ़ा तो रंजीत उठकर फिर से शिव के पास आया और बेशर्मी से बोला, अगर मैंने इसे जरा सा छू लिया तो क्या हुआ? तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या जो मेरे छूने से मैली हो गई? लगती क्या है तुम्हारी जो इतना तड़प रहे हो? ये सुन शिव ने गुस्से से रंजीत के मुंह पर मुक्का मार दिया। वो फिर से सीधा जमीन पर जा गिरा। शिव ने उसके पेट में जोर से लात मारते हुए बोला, आज के बाद अगर उस पर आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छूना तो दूर की बात है, जान ले लूंगा तेरी, समझा? उस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा, शिव प्रताप सिंह का। कोई और उसे छुए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। ये बात अपने दिमाग में डाल लेना। ये बोल शिव वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने 2-4 लात रंजीत को और लगा दी। वो गौरी के पास आया और उसका हाथ पकड़ उसे पार्टी से बाहर ले जाने लगा। गौरी उसे एकटक देखने लगी। उसके कान में शिव के कहे शब्द गूंजने लगे, उस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा, शिव प्रताप सिंह का। गौरी रोते रोते मुस्कुरा दी और प्यार से शिव को देखते हुए उसके साथ चलने लगी। शिव गौरी की कलाई पकड़े उसे होटल से बाहर लाया और गाड़ी में बैठा दिया। वो शिव को अब भी एकटक देखे जा रही थी मगर इन सबसे अनजान शिव गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर खुद ड्राइव करने लगा। उसके मन में अब भी रंजीत का गौरी के लिए कहे शब्द गूंज रहे थे। वो गुस्से से गाड़ी ड्राइव करने लगा।
गौरी नशे में होने के कारण बड़बड़ाने लगी। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए थे? बोलिए, आपको पता नहीं बच्चों को ऐसे अकेले भीड़ में छोड़कर नहीं जाते। बच्चे खो जाते हैं, डर जाते हैं। हम कितना डर गए थे, गौरी ने कहा और अपने सीने पर हाथ रख एक जोर की हिचकी ली और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी खनकती हंसी सुन शिव गौरी की ओर देखने लगा। गौरी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके कंधे से सिर टिका लिया। शिव ने एकदम से गाड़ी पर ब्रेक लगाया और गाड़ी एक किनारे रोक दी। उसने गौरी की दोनों बाहें कसके पकड़ ली। उसे अपने करीब लाकर बोला, क्या जरूरत थी उस घटिया इंसान के सामने कमजोर पड़ने की? वैसे तो बहुत बहादुर बनती हो। जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो खींच के थप्पड़ क्यों नहीं मारा उसे? मुझे तो तुमने काट लिया था तो उसे क्यों छोड़ दिया? अपने इन दांतों से उसकी चमड़ी क्यों नहीं काटी तुमने? मुझे ऐसी औरतों से नफरत है जो खुद को कमजोर समझती है। गौरी ने लड़खड़ाती जबान से कहा, ठाकुर साहब हम नहीं हैं कमजोर। हमने उसे उसकी बदतमीजी पर खींचकर थप्पड़ भी मारा, लेकिन क्या करते जब उसने ये किया तो हम डर गए। गौरी रोते हुए बोली और अपना पल्लू हटाकर घूम गई। शिव ने जब उसकी खुली पीठ देखी तो अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों छोड़ गया गौरी को अकेला। खुद को जब्त कर उसने गौरी को फिर से साड़ी का पल्लू ओढ़ाया और उसे अपने गले से लगा लिया। गौरी मुस्कुराने लगी। उसने अपने सिर को ऊपर कर शिव के चेहरे को छूकर बोला, लेकिन हम जानते थे कि आप जरूर आएंगे, और आप आ गए। गौरी ने फिर से हिचकी लेकर कहा तो शिव ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी नशे से बंद होती आंखों को देख उसे कुछ शक हुआ। उसने गौरी को खुद से अलग किया और उसके मुंह के पास सूंघते हुए बोला, तुमने शराब पी है? ये सुन गौरी ने मासूमियत से बच्चों की तरह गर्दन ना में हिला दी। नहीं, हमने शराब नहीं पी। हमने तो सॉफ्ट ड्रिंक पी थी, वो भी तब जब हमें बहुत प्यास लग रही थी। हमने शराब नहीं पी, हमारा विश्वास कीजिए सच्ची। गौरी ने अपनी चुटकी से गर्दन को छूकर कहा और अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपका दी। इसका मतलब उस ड्रिंक में कुछ मिला था। ये जरूर उस रंजीत की हरकत होगी। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, शिव ने मन ही मन सोचा। फिर अगले ही पल रंजीत के इरादों के बारे में सोच उसने खुद से ही कहा, अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो। ये सोच शिव अंदर तक कांप गया। उसने गौरी को कसके अपनी बाहों में जकड़ लिया जैसे उसे सबसे महफूज रखना चाहता हो। उसी समय बिजली चमकी और अचानक से बारिश होने लगी। बारिश को देख गौरी शिव की बाहों से छूटने के लिए मचलने लगी। छोड़िए, छोड़िए हमें, छोड़िए ना प्लीज। ये सुन शिव ने जैसे अपने होश में आया और गौरी को छोड़ दिया। गौरी जल्दी से बाहर आई। वो बारिश में भीगने लगी। गौरी क्या कर रही हो? गाड़ी में बैठो, हमें घर जाना है, देर हो रही है। शिव ने गाड़ी के अंदर से ही कहा। नहीं, हमें भीगना है बारिश में, हमें बारिश बहुत पसंद है। गौरी बच्चों सा मुंह बनाकर बोली और अपने दोनों हाथ फैलाकर बारिश में भीगने लगी। गौरी अंदर आ जाओ, रात में कौन भीगता है? देखो बीमार हो जाओगी, जल्दी से अंदर आओ, शिव ने समझाते हुए कहा। मैं भीगती हूँ, गौरी हंसते बोली। मैं तो कहती हूँ आज आप भी भीगिए मेरे साथ, फिर देखिए कितना मजा आता है। आइए ना, गौरी ने आंखें मटकाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आऊंगा, और तुम भी अंदर आओ जल्दी, शिव ने मना करते हुए कहा। क्या आप भी? आपको ना खुलकर जीना ही नहीं आता? ना खुलकर मुस्कुराते हैं ना हंसते हैं, बस जब देखो तब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको घूरते रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं। ऐसे गौरी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके शिव को दिखाई। शिव को आज उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो प्यार से उसकी बातें सुन रहा था और उसकी बच्चों सी हरकतों को एंजॉय कर रहा था। अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, फिर कभी बात नहीं करूंगी। आप सोच लीजिए, फिर कितना भी मेरे आगे पीछे भागेंगे ना मनाने, मैं तब भी नहीं मानूंगी। गौरी ने अपना निचला होठ बाहर निकालकर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली। उसकी मासूमियत सी भरी बातें सुन शिव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराता देख गौरी गाड़ी के पास आई। दरवाजा खोल शिव का हाथ पकड़ जबरदस्ती उसे बाहर खींच लाए और शिव कुछ नहीं कर पाया। अब वो भी बारिश में भीगने लगा और गौरी खुशी से उछलने लगी। एपिसोड 28। गौरी ने जबरदस्ती शिव को भी बारिश में भीगने के लिए गाड़ी से बाहर खींच लिया। गौरी क्या है ये क्या किया तुमने? मुझे नहीं भीगना था, शिव ने चिढ़ते हुए कहा और अपना हाथ छुड़ाकर वापस गाड़ी में बैठने लगा। गौरी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया और गाड़ी का दरवाजा बंद कर आगे खड़ी हो गई। शिव ने उसे घूर कर देखा। ऐसे मत देखिए, अब इतने तो भीग ही गए हैं तो थोड़ा सा और भीग लीजिए मेरे साथ ना, प्लीज प्लीज प्लीज, गौरी ने बच्चों की तरह रिक्वेस्ट करते हुए कहा। वो शिव को खींचते हुए गाड़ी से दूर ले आई। मजबूरन अब दोनों साथ भीगने लगे। शिव को वैसे तो बारिश में भीगना अच्छा लग रहा था, लेकिन अपने अक्खड़पन की वजह से वो मान नहीं रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और चेहरे को ऊपर कर बारिश की बूंदें चेहरे पर महसूस करने लगा। गौरी अपने गाल से हाथ लगाए उसे बहुत प्यार से देखने लगी।
शिव की नजरें जब गौरी पर गई तो वो भी उसे सब कुछ भूल एकटक देखने लगा। अचानक से बादल गरजे जिसकी आवाज से गौरी घबराकर शिव के गले आ लगी। शिव को गौरी का इस तरह गले आकर लगना सुकून दे गया। इस एहसास से उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई और उसने भी गौरी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर बाद गौरी के कानों में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज गई तो वो कसमसाते हुए बोली, छोड़िए छोड़िए। शिव जैसे नींद से जागा, उसने तुरंत गौरी को छोड़ दिया। शिव से अलग होकर वो आवाज की दिशा में देखने लगी। उसे कुछ ही दूरी पर कुछ बच्चे फुटपाथ पर भीगते नजर आए, जो शायद वहीं रहते थे। गौरी ने उन्हें देखा और दौड़ते हुए उनके पास आई। शिव ने उसे ऐसे दौड़ते देखा तो वो भी उसके पीछे आते हुए बोला, गौरी कहाँ जा रही हो? लेकिन गौरी ने उसे अनसुना कर दिया और बच्चों के पास आ गई। शिव भी उसके पीछे पीछे आया। हे बच्चों, क्या आप लोगों को भी बारिश में भीगना अच्छा लगता है? गौरी ने चहकते हुए पूछा। बच्चों ने गौरी को देखा और हाँ गर्दन हिला दी। अरे वाह, हमें भी, तो चलो साथ भीगते हैं, गौरी ने खुश होते हुए कहा। तो बच्चे खुशी से गौरी के साथ मस्ती करने लगे। गौरी भी बच्चों की तरह उन बच्चों के साथ उछलने लगी। शिव को उसे ऐसे देखना अच्छा लग रहा था। उसे बच्चों के साथ हंसते उछलते कूदते देख अनायास ही शिव के मुंह से निकला, जाने क्यों ये तेरी बच्चों सी हंसी सुकून दे जाती है आंखों को, और ये तेरा मुस्कुराना सुकून दे जाता है दिल को। नशे में उछलते कूदते गौरी को खुद का कोई ध्यान नहीं रहा। वो पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। उसकी साड़ी का पल्लू भी कंधे से हट गया। जब शिव का ध्यान उसकी पीठ पर गया तो वो आहिस्ता से गौरी के पास आया और उसे अपना कोट पहना दिया। गौरी ने घूमकर उसे देखा और मुस्कुराने लगी। चलो गौरी, अब बहुत देर हो गई, शिव ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा। नहीं, अभी हमें और भीगना है। कितना मजा आ रहा है, देखिए ना। आपको नहीं आ रहा? गौरी ने पूछा तो शिव ने उसे देखना में गर्दन हिला दी। आप तो हो ही खड़ूस, गौरी ने मुंह बनाकर कहा तो शिव मुस्कुरा दिया। बच्चों इधर आओ, गौरी ने बच्चों से कहा। इनसे मिलो, ये है हमारे ठाकुर साहब। हर वक्त गुस्से में रहते हैं और अपनी गुस्से भरी आंखों से सबको घूरते रहते हैं, और हमें तो ऐसे देखते हैं जैसे भस्म ही कर देंगे अपनी नजरों से। एक नंबर के खड़ूस और अकड़ू हैं। गौरी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर शिव की ओर देख कहा तो शिव उसे गुस्से से घूरने लगा। लेकिन मन के बहुत अच्छे हैं, किसी को दिखाते नहीं, बहुत कम मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। गौरी ने आगे मुस्कुराकर कहा तो शिव उसे एकटक देखने लगा और बच्चों ने ये सुन खुशी से तालियां बजाई। ताली की आवाज से शिव ख्यालों से बाहर आया और गौरी का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, गौरी अब चले, देखो बहुत रात हो गई, अब हमें घर जाना चाहिए ना। घर? गौरी ने सोचते हुए कहा। हाँ घर। नहीं जाना चाहती? शिव बोला। नहीं नहीं, घर जाना चाहती हूँ ना। चलिए घर चलते हैं, आप ना मुझे मेरे घर ले चलिए, मेरी बूजी के पास, गौरी ने कहा और बच्चों को बाय बोल आकर गाड़ी में बैठ गई और शिव भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। थैंक गॉड, चलो किसी तरह मानी तो, शिव ने खुद से ही कहा और आगे देख गाड़ी चलाने लगा। गौरी नशे में बड़बड़ाए जा रही है। मैं अपने घर जाऊंगी, अपनी बूजी के पास। आप मुझे मेरी बूजी के पास ले जा रहे हैं ना? बूजी? बूजी कहाँ है तुम्हारी? शिव ने पूछा। अरे आप बूजी को नहीं जानते? मेरी बूजी बनारस के 80 घाट के पास रहती है मेरे फूफा जी के साथ। बनारस? ये सुन शिव के पैर ब्रेक पर आ गए और गाड़ी रुक गई। अरे क्या हुआ, रोक क्यों दी गाड़ी? चलिए ना बूजी के पास, हमें उनकी बहुत याद आती है, चलिए ना। अब गौरी बच्चों की तरह रोने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं ले जाऊंगा तुम्हें बनारस तुम्हारी बूजी के पास, शिव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा तो गौरी खुश हो गई। आप ना ठाकुर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आपको ना हम पहले से पसंद करते हैं, जब हमने आपको पहली बार बनारस में देखा था, गौरी ने कहा तो शिव ने उस पर गहन दृष्टि डालते हुए पूछा। क्या मतलब? मतलब ये मेरे बुद्धू ठाकुर साहब, गौरी ने शिव की नाक पकड़ते हुए कहा। जब आप गंगा मैया में ऐसे ऐसे डुबकी लगा रहे थे, गौरी एक्टिंग करते हुए बोली, तब हम भी वहीं थे, आपको ऐसे अचानक अपने सामने देख हम तो अपनी सुध बुद्ध खोकर आपको देखने लगे थे एकटक। हाय आप कितने अच्छे लग रहे थे उस सफेद धोती में, एकदम हॉट एंड सेक्सी। हम अपनी बनारसी भाषा में कहे तो कतई जहर लग रहे थे आप। मन किया बस आपको देखते ही रहूं, लेकिन आप तो चले गए आपने गार्ड्स के साथ। पता है बार बार मुड़कर आपको ही देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको क्या, आप तो ठहरे ठाकुर साहब, गौरी ने याद करते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कहा। शिव ने सुना तो उसने अपना सिर पीट लिया और मन में बोला, ये लड़की तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, नशे में, इसके पहले की ज्यादा बकवास करे इसे घर ले जाना होगा, शिव सोचने लगा। एपिसोड 29। शिव गौरी की ऐसी उटपटांग बातें सुन खुद जी शर्मा गया। उसने अपना सिर पीट लिया और मन में सोचने लगा कि जल्द से जल्द घर पहुंचा जाए।
ठाकुर साहब आप कहाँ खो गए? आप जानते हैं हम आपको इतना पसंद करते हैं, इतना इतना सारा। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा और एकदम से शिव के करीब आकर उसके गाल को अपने होठों से छू लिया। गौरी की इस हरकत से शिव की धड़कनें बढ़ गई। उसके हाथ से स्टीयरिंग छूट गई और एक हाथ अपने आप अपने गाल पर आ गया। वो हैरानी से गौरी को देखने लगा। ये पहली बार था जब शिव को किसी लड़की ने ऐसे छुआ। गौरी उससे दूर हुई और बोली, पता चला कितना पसंद करते हैं। या और बताऊं? गौरी ने उठते हुए कहा तो शिव ने उसे पकड़ लिया। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठो, मुझे सब पता चल गया। अब हम घर चलते हैं। शिव थूक गटकते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट की। बड़ी खतरनाक लड़की है, इसे जल्दी ही घर पहुंचाना होगा। पता नहीं उस रंजीत ने सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा ड्रग मिलाकर पिला दिया है कि अब तक नशा उतरा नहीं। शिव मन में ही सोचने लगा। अचानक गौरी जोर से चीखी तो शिव ने फिर से गाड़ी रोक दी। गौरी क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? वो हमें ना चाय पीनी है। गौरी ने अपने कंधे उचकाकर मासूमियत से कहा। व्हाट? चाय? इस वक्त यहाँ? शिव ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ इस वक्त यहाँ, वो देखिए। गौरी ने बाहर इशारा करके कहा, जहाँ फुटपाथ पर चाय की छोटी सी टपरी थी। गौरी, अभी चाय पीना जरूरी है, घर चलकर पी लेना। नहीं हमें तो अभी पीनी है, गौरी ने कहा और गाड़ी से बाहर आ गई। शिव अब परेशान हो गया। वो झल्ला कर बाहर आया। गौरी ने चाय वाले से अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए कहा, भैया 2 चाय बनाना बढ़िया सी, अदरक इलायची डालकर। जी मेम साहब, चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा। 2 चाय किस लिए? शिव ने पूछा। एक मेरे लिए और एक आपके लिए। मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी पीता हूँ, शिव ने अकड़ कर कहा। तभी इतने कड़वे हैं, गौरी ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब? शिव ने असमंजस से कहा। गौरी ने उसे इशारा कर अपने पास बुलाया। शिव उसके पास आया तो गौरी ने नीचे झुकने का इशारा किया। शिव थोड़ा नीचे झुका तो गौरी ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, जैसे कोई सीक्रेट बता रही हो। अरे कड़वी कॉफी पीते पीते उसी कॉफी की तरह आप भी कड़वे हो गए हो। मेरी बात मानिए ठाकुर साहब, एक बार मेरे साथ चाय पी कर देखिए। सच कहती हूँ बहुत पसंद आएगी। ये बोल गौरी उससे दूर हो गई और शिव उसे घूरने लगा। उसने अपनी दोनों भावें उचकाकर शिव को इशारा किया। शिव मुंह फेर के मुस्कुराने लगा। अरे मेरे सामने खुलकर मुस्कुराए ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। सच्ची, मुस्कुराते हुए कितने क्यूट लगते हैं आप। गौरी ने उसके दोनों गाल पकड़कर प्यार से कहा। शिव तो मुंह खोले उसे देखता रह गया। आपकी चाय, चाय वाले ने कहा तो गौरी दौड़ कर गई और दोनों चाय हाथ में पकड़ एक शिव को दी और एक खुद ली। वहां बैठे। गौरी ने पास पड़ी बेंच की ओर इशारा किया और दोनों आकर वहां बैठ गए। शिव ने देखा गौरी अपनी दोनों हथेलियों के बीच चाय का कप थाम फूंक फूंक कर किसी बच्चे की तरह चाय पी रही है। बिल्कुल बच्ची है, शिव ने मन में कहा। ऐसे क्या देख रहे हैं ठाकुर साहब? गौरी ने उसकी ओर नजरें उठाकर पूछा तो शिव ने ना में गर्दन हिलाकर उस पर से नजरें फेर ली। क्या नहीं आप मुझे देख रहे थे? बोलो बोलो, देख रहे थे ना? गौरी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, वो मैं देख रहा था कि तुम चाय किस तरह ठंडी कर रही थी। ये चाय बहुत गर्म है ना? बस इतनी सी बात। ये बोल गौरी ने उसकी ओर अपना कप बढ़ा दिया और उसका कप खुद लेकर फूंक मारकर पीने लगी। आप मेरी वाली पीजिए, मैं इससे ठंडा करके पी लूंगी। ये बोल वो फूंक मार वो चाय पीने लगी। शिव ने रोकते हुए कहा, अरे लेकिन वो मेरी जूठी है। तो क्या हुआ? और ये चाय मेरी जूठी है। पीजिए पीजिए, गौरी ने ऑर्डर देते हुए कहा तो शिव ने वो चाय पी ली। कैसी लगी? गौरी ने भवें उचका कर पूछा। बहुत टेस्टी है, शिव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। देखा, मैंने कहा था ना कि आपको पसंद आएगी, गौरी ने चुटकी बजाकर कहा और खिलखिलाकर हंसने लगी। दोनों ने चाय खत्म की। शिव ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया कि गौरी कहीं और ना भाग जाए। उसने चाय वाले को पैसे दिए, गौरी को लाकर गाड़ी में बैठाया और खुद दूसरी ओर से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गौरी सीट बेल्ट लगाओ, शिव ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, गौरी ने कहा और मुंह फेर लिया। हे महादेव, क्या करूं? मैं इस लड़की का परेशान करके रख दिया। इसे किसी तरह इसके घर पहुंचा दूं बस। शिव ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है? लाओ मैं दबा दूं, गौरी ने उसके सर को छूते हुए कहा तो शिव चिढ़ गया। शट अप, जस्ट शट अप, अपनी जगह बैठो और सीट बेल्ट लगाओ। आज के दिन के लिए बहुत हो गया, अब अच्छे बच्चों की तरह बैठो। अपनी जगह से हिलना मत बिल्कुल, अगर अब की हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिव ने गौरी को डांट लगा दी। गौरी की आंखों में आंसू झिलमिला गए। सीट बेल्ट लगाओ, शिव ने कहा तो गौरी ने ना में गर्दन हिलाकर कहा। नहीं, मैं नहीं, आप ही लगाओ। ये सुन शिव ने अपना सिर झटका और उसकी ओर झुका, उसके करीब आकर सीट बेल्ट लगाने लगा। शिव की नजदीकियों से गौरी खुद में ही सिमटने लगी। वो एकटक शिव के चेहरे को देखने लगी।
शिव ने जब गौरी को यूं एकटक खुद को देखते देखा तो अपनी भवें उचकाकर इशारों में पूछा, क्या है? गौरी ने ना में गर्दन हिला दी। शिव ने सीट बेल्ट लगाया और गौरी से दूर हुआ। शिव कार ड्राइव करने लगा और गौरी चुप ही रही, कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद गौरी का फोन रिंग होने लगा, मगर गौरी फोन रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद फिर से रिंग हुआ। गौरी ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। शिव खींच कर बोला, कम ऑन गौरी, अब मैंने ये तो नहीं बोला कि एकदम से चुप हो जाओ और फोन पर भी बात ना करो। फोन पर तो बात कर ही सकती हो, कॉल रिसीव करो। ये बोल उसने गौरी की तरफ देखा तो गौरी की आंखें बंद हो चुकी थी। शिव घबरा गया। उसने गौरी के गाल थपथपाकर कहा, गौरी उठो उठो गौरी। मगर गौरी नहीं उठी। लगता है ड्रग की वजह से गहरी नींद में चली गई। मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, पता नहीं कौन सा ड्रग दे दिया है, शिव ने खुद से ही कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गौरी का फोन एक बार फिर रिंग होने लगा। उसने गौरी के पास से फोन निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर बुजी कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। मैं ये कॉल नहीं उठा सकता, शिव ने सोचा। तब तक फोन बंद हो गया। शिव ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की तो एक बार फिर गौरी का फोन रिंग होने लगा। इस बार स्क्रीन पर सुमन कॉलिंग आ रहा था। शिव ने कुछ सोच कॉल रिसीव कर ली। उधर से सुमन बिना सुने स्टार्ट हो गई। गौरी कहाँ है तू? बूजी का 2 बार फोन आ चुका है मेरे पास और तू उनका फोन क्यों नहीं उठा रही? अब जल्दी बोल, चुप क्यों है? हेलो, शिव ने कहा। मर्दाना आवाज सुन सुमन हैरानी से फोन को देखने लगी और बोली, हेलो, आप कौन? ये फोन तो गौरी का है ना? हमारी गौरी कहाँ है? मैं शिव बोल रहा हूँ, शिव ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा तो सुमन की सांस अटक गई और अपनी घबराती आवाज में बोली, सर आप गौरी कहाँ है? गौरी इस वक्त मेरे साथ है। आप इनकी बूजी को फोन करके कुछ बहाना बना देना जिससे वो परेशान ना हो। गौरी कल सुबह तक पहुंच जाएगी घर। ये सुन सुमन घबराते हुए बोली, कल सुबह? गौरी को क्या हुआ? गौरी ठीक तो है ना? गौरी बिल्कुल ठीक है, और क्या हुआ ये आपको कल खुद गौरी ही बताएंगी। फिलहाल के लिए आप चिंता ना करें, और हाँ, इनकी बूजी को जरूर फोन कर देना। गॉट इट, शिव बोला। जी सर, सुमन ने कहा तो शिव ने कॉल काट दिया। सुमन ने स्क्रीन की ओर देख बोली और कुछ सोचने लगी। एपिसोड 30। गौरी को ऐसे बेहोश देख शिव घबरा गया। गौरी हे उठो। शिव ने गौरी के गाल को थपथपाया, लेकिन गौरी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ सोच शिव ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया और उन्हें अपनी हौस खास वाली कोठी पर आने के लिए कह दिया। इसको इस हालत में इसके घर ले जाना ठीक नहीं है। उस बिल्डिंग में ऑफिस के और भी स्टाफ रहते हैं। अगर किसी ने इस तरह गौरी को देख लिया तो जाने क्या सोचे, और ये गौरी के लिए ठीक नहीं होगा। अपने घर भी नहीं ले जा सकता, वहां भी सब होंगे, इसलिए यही सही है कि मैं गौरी को हौस खास वाली कोठी ही ले जाऊं, शिव ने खुद से ही कहा। शिव ने गौरी की ओर देखा और उसके चेहरे से बाल हटाने लगा। उसकी नजरें उसके चेहरे पर थम सी गई। उसकी हरकतों को याद कर शिव के होठों पर मुस्कान खिल गई। कितना मासूम चेहरा है, जी करता है बस देखता जाऊं। बच्चों सी हरकतें करती है, बस बोलती बहुत ज्यादा है, हमेशा हंसती खिलखिलाती है। इसने तो मुझे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। शिव इतना बोलकर रुका, फिर आगे मुस्कुराकर बोला, जिस शिव प्रताप सिंह से सभी डरते हैं, ये लड़की उस पर ही अपना हुक्म चलाने लगी। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती है, मुझसे जिद भी करती है, और मैं उसकी जिद मान भी जाता हूँ। क्यों? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। गौरी को देखते हुए ही शिव ने गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ी देर में गाड़ी कोठी पर आकर रुकी। वॉचमैन ने शिव की गाड़ी देख गेट खोला। शिव की गाड़ी अंदर आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर आया और दूसरी ओर का दरवाजा खोल गौरी को अपनी गोद में उठाकर अंदर जाने लगा। वॉचमैन तो हैरानी से शिव को देखने लगा। आज पहले इस कोठी में शिव के साथ कभी कोई और यहाँ तक कि माधव भी नहीं आया, तो किसी लड़की का आना तो दूर की बात है। अंदर आते ही केयरटेकर मिल गया। उसने शिव को जब किसी लड़की को गोद में उठाए देखा तो वो भी हैरान हो गया। वो हैरानी से पूछने लगा, बेटा ये कौन है, और आप इस तरह इतनी रात में? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और गौरी को लेकर अपने कमरे में जाने लगा। मगर कुछ सोच उसने कहा, काका आप प्लीज काकी को कमरे में भेज दीजिएगा। इतना बोल शिव कमरे में चला गया। शिव ने गौरी को अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इतने में केयरटेकर की वाइफ अंदर आई। बेटा आपने बुलाया? शिव पलटा तो उसके बेड पर किसी लड़की को देख वो भी हैरानी से शिव को देखने लगी। काकी आप इसके कपड़े बदल दीजिए प्लीज, पूरी गीली हो गई है, शिव ने बिना किसी भाव के कहा और कमरे से बाहर आ गया। काकी कमरे में आई गौरी के कपड़े बदलने लगी, मगर कुछ सोच बाहर आई। बेटा वो उन्हें कौन से कपड़े पहनाऊं? उनके कपड़े, कोई दूसरे कपड़े तो नहीं है, काकी ने शिव से कहा। कुछ सोच शिव अंदर आया और अलमारी से अपनी एक शर्ट निकाल कर दे दी। आप ये पहना देना, शिव ने कहा और बाहर आ गया।
काकी ने गौरी के कपड़े बदल दिए और बाहर आ गई। शिव कमरे में जाने लगा और जाते जाते बोला, डॉक्टर को बुलाया है, कुछ ही देर में आते होंगे, उन्हें सीधे मेरे कमरे में ले आना। जी बेटा। काकी नीचे आ गई। नीचे आकर काका से पूछने लगी, ये कौन है? शिव बेटा, किसको लेकर आए हैं? इतने सालों में इस कोठी में कोई नहीं आया। इस कोठी के बारे में तो इनके घरवालों को भी नहीं पता। मालिक को जब अकेले रहना होता है तो वो यहाँ आते हैं अपने एकांतवास के लिए, सबसे दूर, दुनिया से दूर। तो आज ये चमत्कार कैसे हो गया? मालिक यहाँ किसी लड़की के साथ। ये बात कुछ समझ नहीं आई। पता नहीं कौन है, लेकिन तू ज्यादा ना सोच। काका ने कहा, बिटिया बेहोश है, लेकिन है बहुत सुंदर। काश कि हमारे मालिक की पसंद हो। काकी ने खुश होते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो वरना मालिक गुस्सा हो जाएंगे। काका ने उन्हें हल्की झिड़की देते हुए कहा। तभी डॉक्टर साहब आ गए। मिस्टर सिंह ने मुझे यहाँ बुलाया है। डॉक्टर ने कहा, आइए, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। काकी ने डॉक्टर को ऊपर शिव के कमरे में ले आई। डॉक्टर को देख शिव उनके पास आया और गौरी की ओर इशारा कर बोला, इन्हें चेक कीजिए डॉक्टर, मैंने इनके बारे में ही आपसे बात की थी फोन पर। डॉक्टर एक नज़र शिव को देखा, फिर गौरी को चेक करने लगे। गौरी को इंजेक्शन देते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर सिंह, सुबह तक इनको होश आ जाएगा। सुबह उठते ही इन्हें ये मेडिसिन दे देना बस। लेकिन कौन सा ड्रग दिया है इन्हें? शिव ने चिंता जताते हुए पूछा। ये तो ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी देखकर तो लग रहा है जैसे कोई नॉर्मल ड्रग ही है, जिससे केवल इन्हें गहरी नींद ही आएगी। बस ध्यान देना कि इन्हें फीवर ज्यादा ना हो। भीगी हुई लग रही हैं और शरीर भी गर्म लग रहा है। फीवर? शिव के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। हाँ, इन्हें हल्का फीवर भी है, डॉक्टर ने कहा। तो शिव ने गौरी के माथे को छूकर देखा। गौरी को सच में बुखार था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, डॉक्टर ने कहा। तो शिव ने काकी को इशारा किया और खुद डॉक्टर को छोड़ने नीचे आया। डॉक्टर के जाने के बाद शिव वापस कमरे में आया। उसके आते ही काकी कमरे से चली गई। शिव ने वॉशरूम में जाकर खुद भी चेंज किया और कमरे में रखे काउच पर बैठ गया। वो कुछ सोच गौरी के पास चेयर लेकर बैठ गया। उसे देखते हुए वो मन में सोचने लगा, मैं जितना तुमसे दूर रहने के बारे में सोचता हूँ उतना ही पास आ रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ तो बस उसके बाद मैं तुमसे दूर ही रहूंगा, क्योंकि असर करने लगी हो तुम मेरे दिल पर। माधव कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पसंद, ये प्यार, ये सब अब मेरी जिंदगी में नहीं है। इसके कोई मायने नहीं है मेरी जिंदगी में। लेकिन फिर भी तुम्हारा मुझ पर हुक्म चलाना अच्छा लगता है। तुम्हारा मुझे हक से ठाकुर साहब कहना अच्छा लगता है। ठाकुर साहब मुझे सिर्फ वो ही कहा करती थी, और उनके बाद अब तुम हो। जुड़ने लगा हूँ तुमसे, तुम बदलने लगी हो मुझे, और ये ठीक नहीं है, इसलिए अब दूर रहूंगा तुमसे। शिव यही सब सोच उसे देखते देखते चेयर पर ही सो गया। एपिसोड 31 आगाज़-ए-मोहब्बत। सुबह कमरे में आती धूप से गौरी की नींद खुली। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने शिव चेयर पर सोता नजर आया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। आप! ये सुन शिव भी जाग गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो इतने सुबह सुबह हमारे घर में, हमारे कमरे में? गौरी ने पूछा। तो शिव ने अपनी एक आईब्रो उठाकर गौरी को अजीब नजरों से देखा। गौरी ने चारों ओर नजरें घुमाकर कमरे को देखा तो चौंक गई। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? फिर उसका ध्यान अपनी पहनी शर्ट पर गया। अब और भी हैरान होते हुए बोली, और हमारे कपड़े किसने बदले? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। तो गौरी बिस्तर से उठकर गुस्से से शिव के पास आई। हमारे कपड़े? आपने बदले हमारे कपड़े? बोलिए। वो उसकी कॉलर पकड़ बोली, आपको शर्म नहीं आई? हमारी इजाजत के बगैर आपने हमें छुआ भी कैसे? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर शिव कुछ नहीं बोला। तभी काकी कमरे में नॉक करती हुई आई। दोनों का ध्यान दरवाजे की ओर गया। काकी को देख गौरी शिव से थोड़ा दूर हुई। अरे बिटिया, जाग गई तुम? ये लो तुम्हारे लिए चाय लाए हैं, पी लेना। और ये रहे तुम्हारे कपड़े, रात में बदलने के बाद हमने धोकर सुखा दिए थे, अब तुम इन्हें पहन सकती हो। ये बोल काकी ने कपड़े बिस्तर पर रख दिए और जाने लगी। जाते जाते काकी बोली, तैयार होकर नीचे आ जाना, हम नाश्ता बनाते हैं तब तक। उनके जाते ही गौरी हैरानी से शिव को देखने लगी। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपना सिर झुका लिया और आहिस्ता से बोली, सॉरी। मगर शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे एक नज़र देख अपनी नज़रें फेर ली। उसने अलमारी से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया। गौरी मन में सोचने लगी, इन्हें क्या हुआ? बिना कुछ बोले चले गए और मुझ पर से तो ऐसे नज़रें फेरी जैसे मैं कोई अछूत हूँ। ये बोल उसने जब खुद को आईने में देखा तो उसका ध्यान खुद की खुली टांगों पर गया। ये देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने देखा कि उसने सिर्फ एक शर्ट पहन रखी है। वो कूदकर बिस्तर पर आ गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया।
हम भी कैसे बुद्धू हैं, उन्हें बेशर्म कह रहे थे। अरे सबसे बड़े बेशर्म तो हम खुद हैं। बिना सोचे समझे बस बरस पड़े उन पर। कितना बुरा बुरा कहा उनको। अब हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे। रात में क्या हुआ ये हमें कुछ याद भी तो नहीं आ रहा। हमें बस इतना याद है कि रंजीत हमें जबरदस्ती कहीं ले जा रहा था और उसने हमसे बदतमीजी की तो ठाकुर साहब ने हमें उनसे बचाया और क्या मारा उसे, एकदम हीरो की तरह। मजा आ गया। वाह, गौरी खुश होते हुए बोली। अगले ही पल वो सोचने लगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। गौरी ने आंखें बंद की याद करने लगी। उसे धुंधला शिव का और अपना बारिश में भीगना याद आ रहा था। वो कुछ और सोचती तब तक वॉशरूम का दरवाजा खुला और शिव रेडी होकर बाहर आ गया। वो कमरे से बाहर जाने लगा तो गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी ठाकुर साहब, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। शिव कमरे के दरवाजे तक आते आते रुक गया और पलटकर गौरी की तरफ देखा तो गौरी बिस्तर में बैठी अपने दोनों कान पकड़े अपना निचला होठ बाहर निकाल शिव को मासूम सा फेस बनाकर देख रही थी। प्लीज, वो हमें पता नहीं था, इसलिए गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गौरी दोबारा दोनों कान पकड़े हुए ही बोली। शिव ने एक नज़र उसे देखा और बिना भाव के बोला, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, नीचे नाश्ते के लिए वेट कर रहा हूँ। शिव इतना बोल कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही गौरी बिस्तर से उठी और मुंह बनाने लगी। कैसे एटीट्यूड दिखाकर चले गए। ये भी नहीं बोला कि माफ किया या नहीं, इन्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी तैयार हो जाऊं जल्दी से। इतना बोल गौरी भी रेडी होने बाथरूम में चली गई। गौरी रेडी होकर नीचे आने लगी। शिव डाइनिंग टेबल पर उसी का ही वेट कर रहा था। शिव की नज़र जब सीढ़ियों से नीचे आती गौरी पर पड़ी तो उसकी नज़रें वहीं थम गई। उसे रात में गौरी के साथ गुजारे पर याद आने लगे, साथ ही रंजीत ने की जबरदस्ती भी। गुस्से से उसकी नसें तंग गई और वो अपनी नज़रें फेर कर नीचे देखने लगा। गौरी नीचे आए और शिव सामने वाली चेयर खींच बैठ गई। काकी ने उसकी प्लेट में नाश्ता दिया। दोनों ने नाश्ता करने लगे, मगर शिव ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा और गौरी की नज़रें लगातार शिव पर ही बनी हुई थी। कुछ देर बाद गौरी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, काकी आपने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया। ये सुन काकी मुस्कुराने लगी। आपको पता है हमारी बूजी भी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। लेकिन आपको कैसे पता होगा, आप तो हमारी बूजी से मिली ही नहीं है। आप ना बनारस आना, हम मिलवाएंगे आपको उनसे। गौरी बड़बड़ाए जा रही थी, साथ ही साथ शिव को भी देखे जा रही थी, मगर शिव ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। काकी धन्यवाद, आपने हमारा रात भर ध्यान रखा इसलिए। गौरी ने प्यार से कहा, बिटिया हम तो अपने कमरे में आकर सो गए थे, आपका रात भर ख्याल तो मालिक ने रखा है। काकी ने कहा तो गौरी आंखें बड़ी बड़ी कर शिव की देखने लगी। शिव ने एक नज़र उसे देखा। गौरी कृतज्ञ नज़रों से उसे ही देख रही थी, मगर शिव ने इस बार भी बिना कुछ कहे नजरें फेर ली। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। शिव खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। गौरी की नजरें बार बार शिव पर ही आकर रुकती। गौरी की नजरों की तपिश वो खुद पर भली भांति महसूस कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी गौरी की ओर नहीं देखा। आधा रास्ता कट चुका था। गौरी से जब रहा नहीं गया तो वो बोली, अब क्या पूरे रास्ते ऐसे स्टैच्यू बने गाड़ी चलाते रहेंगे, कुछ तो बोलिए, हमसे ऐसे चुप नहीं बैठा जाता। शिव ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। सॉरी, गौरी ने कुछ देर रुककर कहा तो शिव उसे असमंजस से देखने लगा। वो हमें तो याद ही नहीं कि कल रात क्या हुआ, मगर जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने आपको बहुत तंग किया और सुबह भी आपसे बदतमीजी की, बिना सोचे समझे आप पर इल्ज़ाम लगा दिया। सॉरी आपको गलत समझने के लिए, और कल रात अगर कोई बदतमीजी की होगी तो उसके लिए भी सॉरी। गौरी ने कान पकड़ते हुए कहा। शिव ने एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर से नजरें फेर ली और कुछ नहीं कहा। उसे रात में गौरी ने जो कुछ भी किया और कहा सब याद आने लगा। गौरी का बार बार उसकी बाहों में आना, उसके गाल चूमना और ये कहना कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करती है, ये सब याद कर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने बेचैनी और गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा अपनी ही बेबसी पर आ रहा था कि क्यों वो गौरी की ओर खिंचा चला जा रहा है। गौरी फिर से कुछ बोलने को होती है कि शिव गुस्से भरी नजरों से उसे घूरा और चिल्लाकर बोला, शट अप, जस्ट शट अप, कब से बक बक किए जा रही हो। अब अगर एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ज्यादा बोला ना तो यही उतार दूंगा, समझी, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। कल से झेल रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन अब और नहीं, और आइंदा से कोशिश करना कि मेरे सामने भी ना आओ। शिव ने ये सब इतने गुस्से में और जिस तरह से कहा, एक पल को शिव का गुस्सा देख गौरी सहम गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। उसने अपना मुंह फेर लिया और रोने लगी। उसकी आंखों से अविरल धारा बहने लगी। शिव को उसे रोता देख बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी तरह अपने आप को संयत कर उसने बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंचे। शिव गाड़ी से निकलकर बिना गौरी की ओर देखे सीधा अपनी लिफ्ट में आ गया।
गौरी भी उसके पीछे पीछे भारी कदमों से अंदर आने लगी। रिसेप्शन पर उसे सुमन मिल गई। गौरी तू तू ठीक तो है? रात में फोन किया तो पता चला तू शिव सर के साथ थी। तू कहाँ थी? बूजी का भी कितनी बार फोन आया? सुमन ने सवालों को झड़ी लगा दी, मगर गौरी अब भी आंखों में आंसू लिए खामोश है। गौरी तू सुन रही है ना? कहाँ खोई है? सुमन ने उसके कंधे पकड़ झकझोरते हुए कहा तो गौरी अपने होश में आई और सुमन को देख उसके गले लग फफक कर रो पड़ी। गौरी को ऐसा रोता देख सुमन घबरा गई। उसने उसे पास ही लगे काउच पर बैठाया और पानी पिलाया। शांत हो जा गौरी, और बता क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सुमन ने उसे शांत कराते हुए पूछा। गौरी सिसकियां लेकर रोने लगी तो सुमन ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे कुछ देर वैसे ही रोने दिया। एपिसोड 32 आगाज़-ए-मोहब्बत। शिव अपने केबिन में आया। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने टेबल का सारा सामान गुस्से से बिखेर दिया। इस समय उसके मन की हालत कोई समझ नहीं सकता था। उसके मन की ऊहापोह को फिलहाल वो खुद भी कहाँ समझ पा रहा था। उसी समय माधव केबिन में आया। केबिन की हालत देख वो हैरान हो गया। शिव क्या है ये सब? तुम ठीक तो हो? माधव ने पूछा तो शिव अपनी लाल आंखों से माधव को घूरने लगा। क्या हुआ यार, ऐसे क्यों घूर रहा है? और तू कल कहाँ था? सारी रात। माधव के मुंह से कल रात ये शब्द उसे गौरी के साथ बिताए कल रात के लम्हे याद आ गए। शिव गुस्से से बोला, कहीं भी नहीं, और जहां भी रहूं तुम्हें क्यों बताऊं? शिव तू ठीक है? इतने गुस्से में क्यों है? माधव को उसका यूं गुस्से से जवाब देना थोड़ा अजीब लगा। नहीं नहीं हूं मैं ठीक, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर ही उतरेगा। तो जा यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। शिव चिल्लाकर बोला, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे। माधव ये बोल केबिन से चला जाता है। माधव नीचे रिसेप्शन की तरफ आया तो वहां गौरी दिखाई देती है जो सुमन के गले लग रो रही थी। सुमन उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। गौरी क्या हुआ, कुछ तो बोल, सुमन ने पूछा। वो ठाकुर साहब उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह डांटा। गौरी सिसकते हुए बोली, क्यों डांटा? तुमने कोई गलती की? सुमन ने पूछा तो गौरी ने उसे रात की सारी कहानी कह सुनाई। फिर सिसकते हुए बोली, जिसे माधव ने भी सुन लिया। पता नहीं क्या गलती हो हमसे, उन्होंने हमें रंजीत से बचाया। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। सुबह हमने उन्हें गलत समझ लिया, उसी की माफी हम उनसे गाड़ी में मांग रहे थे तो बस भड़क गए एकदम से। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी गलती क्या है। इतना बोल गौरी एक बार फिर से रोने लगी। गौरी चुप हो जा, देखो इधर मेरी तरफ। रात में क्या हुआ तुम याद करने की कोशिश करो। सुमन शांति से बोली, नहीं याद आ रहा, बस इतना याद आ रहा है कि हम बारिश में भीग रहे हैं। गौरी रोते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अभी चुप हो जाओ गौरी। एक काम करो, तुम अभी घर चली जाओ, आज तुमसे काम नहीं होगा। सुमन बोली, नहीं हम घर चले गए तो वो फिर से हमें डांटेंगे, और अब हम उनकी डांट नहीं सुनना चाहते। हम ऑफिस आए हैं तो अपना काम करेंगे। गौरी ने मना करते हुए कहा और उठकर लिफ्ट की ओर जाने लगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, शाम को साथ चलेंगे, सुमन ने उसे पीछे से ही कहा। मगर गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। उसे माधव लिफ्ट के पास ही खड़ा मिल गया। उसे देख गौरी ने अपने आंसू पोंछे और लिफ्ट के लिए बटन प्रेस किया। गौरी, अगर शिव ने तुमसे गुस्से में कुछ कह दिया है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन शिव दिल का बहुत अच्छा है, वो वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाता है। तुम उसे गलत मत समझना प्लीज। माधव ने कहा, अरे सर आप क्यों माफी मांग रहे हैं? और शिव सर कैसे हैं ये तो हम बहुत अच्छे से जान गई हैं। कल अगर वो ना होते तो शायद आज हम भी ना होते। उन्होंने मेरे मान की रक्षा की है, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गौरी ने मुस्कुराकर कहा। तो माधव ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तब तक लिफ्ट आ गई और गौरी चली गई। माधव वहीं खड़ा सोचता रह गया। गौरी ने जो कुछ भी कहा वो उसके लिए भी शौकन था। शिव बारिश में भीगा, वो भी गौरी के साथ। ये चमत्कार कैसे हो गया? ओह, शायद इसलिए इतना गुस्सा है। पता नहीं इसको प्रॉब्लम क्या है। अगर थोड़ा खुश हो लिया, अपने मन से जी लिया तो क्या हो गया? शिव तू समझ नहीं रहा है या जानबूझकर समझना चाहता नहीं कि तू गौरी पसंद करने लग गया है? माधव ने खुद से ही कहा। गौरी लिफ्ट में आकर एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगती है। लिफ्ट 10th फ्लोर पर आकर रुकी और गौरी लिफ्ट से निकल अपने केबिन में जाने लगी कि उसकी नज़र अनायास ही शिव के केबिन की ओर चली जाती है। मगर गौरी को शिव नहीं दिखता, लेकिन वहीं शिव की नज़र जब रोती हुई गौरी पर जाती है तो उसका गुस्सा एक बार फिर बढ़ जाता है। शिव अपने केबिन के ग्लास वॉल से बाहर देख तो सकता था, मगर बाहर वालों को अंदर का कुछ नजर नहीं आता। शिव की नज़र लगातार गौरी पर ही बनी हुई थी। गौरी अपने आंसू पोंछते हुए अपने केबिन में चली गई। शिव ने कुछ सोच मिस्टर मल्होत्रा को फोन लगाया। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपके साथ अपनी डील कैंसिल करता हूँ।
शिव ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। क्या हुआ मिस्टर सिंह, अब तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर है, और अगर आप ऐसे बैकआउट करेंगे तो नुकसान सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी होगा। मल्होत्रा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे नुकसान की कोई परवाह नहीं है, शिव ने सधी आवाज में कहा। लेकिन बात क्या हुई, मल्होत्रा ने पूछा। ये आप अपने बेटे से पूछ लेना, अगर उसे बताने में शर्म आए तो मैं कल की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज आपको भेज रहा हूँ, खुद देख लेना, शिव ने गुस्से से कहा और कॉल कट कर दिया। गौरी अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठ काम करने लगती है। कुछ देर बाद वहां माया आई। हेलो गौरी, तो कल कैसी रही पार्टी, माया ने पूछा। पार्टी का नाम सुन गौरी एक बार फिर रात के बारे में सोचने लगी। उसे खोया देख माया ने उसके सामने चुटकी बजा कर कहा, हेलो, कहाँ खो गई, मैंने पार्टी के बारे में पूछा है। पार्टी, हाँ, बहुत अच्छी थी, गौरी ने जबरदस्ती होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। और मामू, उनका बिहेवियर ठीक था तुम्हारे साथ, वो क्या कहती हो तुम उन्हें भस्मासुर, गुस्सासुर और पता नहीं क्या क्या, कहीं डांट तो नहीं पड़ी उनकी, तुमने एंजॉय तो किया ना, माया ने गौरी के चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक है, अब हम जरा काम कर लें, और बताओ तुम किसी काम से आई थी, गौरी ने बात टालते हुए कहा। हाँ, मैं ना खन्ना एसोसिएशन की फाइल के लिए आई थी, हार्ड कॉपी है मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी तुम्हारे कंप्यूटर में है तो मुझे सेंड कर दो प्लीज, माया ने रिक्वेस्ट की तो गौरी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। अभी करती हूँ, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ अपने काम पर। माया वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद गौरी फिर सोचने लग जाती है। इधर शिव को मल्होत्रा का कॉल आता है। सॉरी मिस्टर सिंह, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, वो तो आपने बता दिया वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। आप उसे माफ कर दीजिए, मैं उससे समझाऊंगा, वो आपसे माफी मांग लेगा। माफी नहीं, उसे सजा मिलेगी। मैं ये फुटेज पुलिस में दे रहा हूँ, औरतों के साथ बदतमीजी करने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता, शिव ने गरजते हुए कहा। सिंह साहब प्लीज पुलिस कंप्लेंट मत करना, उसका करियर खराब हो जाएगा, उसे माफ कर दो, उसे मैं वापस अमेरिका भेज दूंगा, वो अब आपके सामने कभी नहीं आएगा। वैसे भी आपने उसके किए की उसे सजा दे दी है, महीने भर से पहले अब वो बिस्तर से उठ नहीं सकता। आप कहें तो मैं गौरी से माफी मांगता हूँ, मल्होत्रा गिड़गिड़ाते हुए कहता है। मगर शिव फोन काट देता है। मल्होत्रा परेशान होकर गौरी को फोन करके उसे शिव और उसके बीच हुई बातचीत के बारे में सब बता देते हैं। गौरी सुनकर परेशान हो जाती है। ठीक है, हम सर से बात करते हैं, गौरी ने कहा और फोन रख दिया। हे महादेव, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई, ये ठाकुर साहब भी ना, अब कैसे इनसे बात करूं, मुझे तो उनके गुस्से से डर ही लग रहा है। पहले तो मैं ये तो पता कर लूं कल रात हुआ क्या। गौरी ये बोल फिर से अपने काम में लग जाती है। एपिसोड 33 आगाज़-ए-मोहब्बत। शाम को ऑफिस से गौरी सुमन के साथ घर जाने के लिए नीचे आई तो नजर पार्किंग में खड़ी शिव की गाड़ी पर गई। उसे फिर से शिव का डांटना याद आया। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, हम तो ना इनसे बात ही नहीं करेंगे, वो मुंह बनाकर बोली और आगे बढ़ गई। फिर कुछ सोच उसके मन में खुराफात आई। वो वापस पलटकर गाड़ी के पास आए और यहाँ वहाँ देख टायर की हवा निकालने लगी। फुस की आवाज से साथ टायर की हवा निकलने लगी। गौरी ऐसा करने में बहुत मजा आने लगा। वो दूसरे टायर के पास जाकर बैठ उसकी की भी हवा निकालने लगी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। गौरी ने घबराकर पीछे देखा तो वहां माधव खड़ा था। वो अपनी हैरान नजरों से गौरी को ही देख रहा था। उसने अपनी दोनों भवें उचकाकर इशारे से पूछा, क्या कर रही हो। गौरी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, वो उन्होंने ठाकुर साहब ने हमें डांटा ना इसलिए, तो इसलिए तुम ये कर रही हो। माधव ने हैरानी से पूछा। हाँ, अब हम उन्हें डांट तो सकते नहीं और ना ही कुछ और, तो अब अपना गुस्सा हम इस तरह निकाल रहे हैं। गौरी भोली सी शक्ल बनाकर बोली तो माधव को जोर से हंसी आ गई। गौरी भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। बढ़िया है अपना गुस्सा दिखाने का तरीका, लेकिन तुम ये भूल गई हो कि शिव के पास एक नहीं कई गाड़ियां हैं, वो दूसरी गाड़ी मंगवा लेगा, माधव ने कहा तो गौरी मुंह बनाने लगी। अच्छा अब क्या करें, गौरी सोचने लगी। चलो कोई नहीं, इसे देख शिव कुछ देर के लिए तो परेशान होगा। आप सच कह रहे हैं, गौरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, क्योंकि ये शिव की फेवरेट कार है, माधव ने कहा। गौरी खुशी से बोली। फिर माधव को अपनी छोटी आंखें कर घूरते हुए बोली, आप उन्हें बताओगी तो नहीं ना। अरे नहीं, मैं क्यों बताने लगा, आप तो उनके दोस्त हैं ना, तो क्या हुआ। उस अड्डू खडूस के गुस्से से तो मैं भी तंग आ गया हूँ, माधव भी शरारत से बोला। उन्होंने आपको भी डांटा क्या, गौरी ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। अरे मुझे क्या डांटेगा साला, माधव ने कहा तो गौरी उसे अपनी आंखें छोटी करके देख बोली। सॉरी, माधव संभल कर बोला। ये देख गौरी मुस्कुराने लगी। अच्छा अब हम चलते हैं,
गौरी बाय बोल वहां से चली जाती है। बहुत सही लड़की भेजी है आपने महादेव उस अड्डू और गुस्सैल शिव के लिए। लगता है ये गौरी ही उस शिव को सुधरेगी। माधव ने ऊपर देख कहा और मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। शिव केबिन में बैठा अभी भी गौरी के बारे में सोच रहा है। उसकी हरकतों को याद कर शिव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। ठीक उसी वक्त माधव अंदर आया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रूड शिव प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट। मुस्कान की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे होठों तक आने की? उसकी इतनी मजाल। माधव नौटंकी करते हुए बोला। माधव, शिव आंखें दिखाए। अच्छा ठीक है, अब तू मुझे सीधे सीधे बता सुबह इतने गुस्से में क्यों था? शिव ने उसे एक नज़र देखा और बोला, वो कल रंजीत ने गौरी से बदतमीजी की थी और तूने उसकी सजा भी उसे दे दी। बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस वक्त वो हॉस्पिटल में पड़ा है ये भी जानता हूँ। माधव उसकी बात बीच में काट कर बोलता है। तो शिव खामोश हो गया। तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता? सब जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ। तू गौरी को लेकर कहाँ गया ये नहीं जानता, और तू कुछ नहीं बोलेगा ये भी जानता हूँ। बस एक सवाल का जवाब दे दे। माधव ने कहा तो शिव उसकी ओर देखने लगा। तुमने उसे डांटा क्यों? माधव ने पूछा तो शिव हैरानी से उसे देखने लगा। उसने तुम्हें ये बताया? शिव ने पूछा। नहीं, उसने नहीं बताया। वो तो लिफ्ट के पास कॉरिडोर में रो रही थी, तब देखा मैंने उसे, और आज पूरे दिन वो अपने केबिन से बाहर भी नहीं आई। ये सुन शिव उदास हो गया। माधव उसके चेहरे के भाव देख आगे बोला, तू क्यों बेवजह अपना गुस्सा उस बेचारी पर निकाल रहा है? तुम कहना क्या चाहते हो माधव? शिव ने असमंजस से पूछा। यही कि तू उस गौरी की ओर खींचने लगा है, पसंद करने लगा है तू उसे, उसकी अटखेलियां, उसका चुलबुलापन भाने लगा है तुझे, वो तेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगी है। माधव बिना डरे बोला, क्या बकवास कर रहे हो माधव? शिव गुस्से से बोला, जनता था नहीं मानेगा तू, लेकिन ये सच है और एक दिन तू ये सच जरूर मानेगा। और ये जो तेरा गुस्सा, ये नाराजगी है ना, ये गौरी से नहीं तेरी खुद से है। कैसी बातें कर रहा है तू माधव? जनता भी है, क्या बोल रहा है? ये ठीक नहीं है। फिर से कभी ये बात अपने मुंह से कभी मत निकालना। और मेरे बारे में तो तू सब जानता है, फिर भी ऐसा कह रहा है। तू तो मेरा गुजरा हुआ कल भी जानता है, अभी उसके जख्म भरे भी नहीं है, और वो जख्म कभी भरेगी भी नहीं। माधव उसकी बात एक बार फिर काट कर बोला। तो शिव ने नजरें फेर ली। क्या हुआ? इधर देखना। नजरें क्यों फेर ली? सच सुन नहीं सकता ना? मैं सच कह रहा हूँ। तूने उन जख्मों को पाल रखा अब तक 20 साल हो गए हैं, मगर तू अब भी वही खड़ा है। जबकि तेरा ये मन अब तुझी से बगावत करने लगा है, मगर तू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, मानने को तैयार भी नहीं है कि जो बीत गया वो तेरा कभी नहीं था। फिर भी तू उसके शोक में डूबा हुआ है, जिंदा इंसानों को चोट पहुंचा रहा है। माधव ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। माधव बस कर, शिव ने गुस्से से कहा, मगर उसकी आंखों में नमी आ गई जिसे माधव ने देख लिया। वो शांत होते हुए बोला, ठीक है चल घर चलते हैं, माँ जी का फोन भी आ चुका है। कल रात भी तू घर नहीं गया, वो बहुत परेशान है तेरे लिए। माधव बात खत्म कर कहा, और दोनों केबिन से बाहर आ गए। नीचे आकर शिव ने ड्राइवर से गाड़ी लाने को कहा तो ड्राइवर ने सिर झुका लिया। क्या हुआ? गाड़ी लाओ, शिव बोला। सर वो गाड़ी के पिछले टायर की हवा निकली हुई है। ड्राइवर सिर झुकाए कहा, मगर माधव मंद मंद मुस्कुराने लगता है। वॉट? ये क्या एक्सक्यूज है? तो दूसरी गाड़ी मंगवाओ, क्या ये भी बताना पड़ेगा? और अब गाड़ियों की देखभाल की जिम्मेदारी क्या मेरी है? ध्यान रखा करो, शिव ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। जी सर, दूसरी गाड़ी आती ही होगी, ड्राइवर ने कहा। कुछ ही देर में दूसरी गाड़ी आ गई, उसमें शिव और माधव बैग घर की ओर चल पड़े। एपिसोड 34 आगाज़-ए-मोहब्बत। गौरी रात में अपने फ्लैट की बालकनी में खड़े चांद को निहार रही है। वो बार बार आंखें बंद कर याद करने की कोशिश करती है कि आखिर कल रात हुआ क्या, लेकिन उससे याद ही नहीं आता। उसने फिर से आंखें बंद की। कुछ देर आंखें बंद करने के बाद रात के कुछ पल उसकी आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह आए और चले गए। उसने जल्दी से आंखें खोल ली। क्या हमने जो देखा वो सच था? इसका मतलब कल रात हम। गौरी ने महादेव का नाम लिया, गहरी सांस भरी और कस के आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब उसे सब साफ साफ याद आ गया। जैसे बादल छंटने के बाद साफ आसमान नजर आता है, वैसे ही रात का एक पल, एक बात उसके दिमाग में किसी तस्वीर की तरह साफ हो गई। हे महादेव, हमने उनके साथ कितनी बदतमीजी की, कितना परेशान किया उन्हें, फिर भी उन्होंने पूरी रात हमें संभाला। हमें ये बात सुमन को बतानी है। गौरी खुशी से उछलते हुए कमरे में आई तो देखा सुमन सो रही थी। ये लो, ये महारानी तो घोड़े बेचकर सो रही हैं, अभी जगाते हैं। ये बोल वो शरारत से मुस्कुरा दिया और उसके कान में जोर से चीखा। कौन है? सुमन घबरा कर उठ बैठी और आसपास देखने लगी। हम हैं, गौरी मुस्कुराते हुए बोली। तुम? क्या है यार, नींद से जगा दिया?
सुमन चिढ़ते हुए बोली, हमें ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। गौरी आंखें मटकाते हुए बोली, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम सुबह तक का वेट नहीं कर सकती। सुमन अलसाते हुए बोली और फिर से सोने लगी। हमें ना कल रात के बारे में सब याद आ गया। गौरी बिस्तर पर उछलते हुए बोली। ये सुन सुमन की नींद जैसे कहीं भाग गई और एकदम से उसकी आंखें खुल गई। क्या कहा तुमने? तुम्हें सब याद आ गया? हाँ, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जल्दी बता क्या हुआ? कल रात? सुमन ने उत्सुकता जताते हुए पूछा। वो कल ना, गौरी ने कुछ घबराते कुछ सकुचाते रात की सारी कहानी कह सुनाई। सुमन आंखें फाड़े और मुंह खोले सब सुन रही थी। आखिर में सुमन ने कहा, क्या बात कर रही है? तुमने सर के साथ ये सब किया? तुमने उन्हें किस भी किया? सुमन ने पूछा। हाँ, मगर सिर्फ गाल पर। गौरी मासूमियत से बोली। तुमने सर को बोला कि तुम उन्हें पहले से पसंद करती हो। और तुमने उन्हें कतई जहर भी बोल दिया। सुमन ने पूछा तो गौरी ने मासूमियत से सिर हिला दिया। और तुम बनारस में कब मिली सर से? सुमन ने पूछा। वो शिवरात्रि वाले दिन जब हम गंगा मैया में डुबकी लगा रहे थे तो ठाकुर साहब भी थे वहां। जब वो पानी से बाहर आए तो एकदम से हमारे सामने ही थे। हम तो मंत्र मुग्ध से उन्हें देखते ही रह गए एकटक। उस समय क्या तेज था उनके चेहरे पर, जैसे महादेव के दर्शन हो गए हों। उसके बाद रात में भी मिले थे हमें गंगा मैया में गिरने से बचाया था। वो बहुत अच्छे हैं सुमन, बस ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनके मन में कहीं गहराई में कोई दर्द छिपा है। उसी दर्द को छुपाने के लिए वो हर समय गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन जब मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है बस एकटक उन्हें देखती जाऊं। बहुत ही मनमोहनी मुस्कान है उनकी। जब वो आसपास होते हैं ना तो अलग सा सुकून होता है। जब वो साथ होते हैं ना तो मन करता है ये पल यही ठहर जाए, कभी ना गुजरे और हम यूं ही उनके बाहों में रहें, हमेशा हमेशा के लिए। उनके साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे हम सुरक्षित हैं। गौरी शिव के बारे में लगातार बोले जा रही थी और सुमन हैरानी से उसे देखे जा रही थी। गौरी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम सर के बारे में ये सब जो बोल रही हो, इसका मतलब भी समझती हो? सुमन ने गौरी को बीच में ही रोकते हुए कहा। गौरी के मुंह से शिव के लिए इतना सब सुन सुमन उसे हैरानी से देखने लगी। उसने गौरी को बीच में ही टोकते हुए कहा, गौरी तू ये सब क्या बोले जा रही है? तू सर के बारे में ऐसे कब से सोचने लग गई? तो क्या हुआ, इसमें बुराई क्या है? गौरी ने बेपरवाही से पूछा। गौरी, तू समझ नहीं रही है या जानकर भी अनजान बन रही है? सुमन ने उस पर एक गहरी नजर डालकर पूछा। क्या मतलब? गौरी असमंजस से बोली। मतलब ये कि जो भावनाएं तेरे अंदर शिव सर को लेकर पनप रही है, उन्हें समझ भी रही है तू। इसे क्या कहते हैं मालूम है ना? अगर मैं सही समझ रही हूं तो कहीं तू सर से प्यार। सुमन ने इतना कहा और चुप हो गई। गौरी ने सुन हैरानी से उसे देखने लगी। सुमन आगे बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तू अपने कदम इस रास्ते पर जाने से रोक ले। तू उनकी ओर ऐसे खिंच नहीं सकती, ये ठीक नहीं है। सुमन परेशान होकर बोली, ये सब क्या बोल रही हो सुमन? हम ठाकुर साहब से प्यार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार ऐसे थोड़े ना होता है। वो तो हमें उनकी परवाह करना अच्छा लगता है, उनका साथ अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि हमें उनसे प्यार है। गौरी ने सुमन को समझाते हुए कहा। किसे विश्वास दिला रही हो, मुझे या खुद को? सुमन ने कहा तो गौरी खामोश हो गई। देख गौरी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ बचपन की, इसलिए समझा रही हूँ। इससे पहले कि तू इस रास्ते पर आगे बढ़े अपने कदम रोक ले, जितना हो सके उनसे दूर रहे। बाकी तू खुद समझदार है। सुमन ने कहा तो गौरी ने मुंह बना लिया। तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो सुमन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अब तुम सो जाओ, हम भी चले सोने। बाय, गुड नाइट। गौरी अपने कमरे में चली आई, लेकिन सुमन अब भी गौरी के बारे में सोचती रही। मैं जो सोच रही हूँ, काश कि वो गलत ही हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पता नहीं क्या तूफान आएगा। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होगा। मैं नहीं चाहती गौरी कि तुझे आगे चलकर कोई तकलीफ हो, इसलिए आगाह कर रही हूँ। बाकी महादेव की मर्जी, होगा तो वही जो उन्होंने ने सोच रखा है। ये बोल सुमन ने अपने हाथ जोड़ लिए और बिस्तर पर लेट गई। गौरी इधर अपने कमरे में आकर सुमन की कही बातों के बारे में सोचने लगी। ये सुमन भी ना बिल्कुल पागल है, कुछ भी सोचती है। हमें ठाकुर साहब से प्यार कैसे हो सकता है? प्यार ऐसे थोड़े ही होता है। अरे प्यार होता है तो दुपट्टा हवा में लहराने लगता है, चारों तरफ वायलिन बजने लगते हैं, बिल्कुल फिल्मों की तरह। अब माना कि हम उन्हें पसंद करते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़े ही है कि हम उनसे प्यार करने लग जाएं। प्यार ऐसे थोड़े ही ना होता है, और उनसे प्यार करके हमें मरना थोड़े ही है। पता चला किसी दिन गुस्से में हमें भस्म कर दिया तो? नहीं नहीं, गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर खुद से ही बोली। लेकिन ये तो सच है कि उनका साथ हमें सुकून देता है। जब बनारस में पहली बार उन्हें देखा तो लगा जैसे अजनबी नहीं है वो, पहले से जानती हूँ उन्हें। कितना आकर्षण था उनके चेहरे पर, और जब वो हमारी आंखों में झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है हम खो हो जाएंगे उनकी आंखों में।
गौरी ये सोच मुस्कुराने लगती है। गौरी क्या सोच रही है ये सब? अब तो ये सोच कि उनका गुस्सा कैसे कम करें। हमें तो दूर रहने के लिए कहा है उन्होंने ने, लेकिन हम तो नहीं रह सकती ना दूर। हमें उनसे बात करनी होगी, लेकिन कैसे? गौरी खुद से ही कहती है और सोचने लग जाती है। हाँ, आइडिया। वो एकदम से उछलकर बोलती है। फिर अपना फोन उठाकर वो शिव को मैसेज करती है। सो गए। कुछ देर वेट करती है मगर कोई रिप्लाई नहीं आता। अब क्या इतने नाराज है कि हमारे मैसेज का जवाब भी ना दो। वो फिर से मैसेज करती है और वेट करने लगती है मगर कोई रिप्लाई नहीं आता। एपिसोड 35 आगाज़-ए-मोहब्बत। गौरी ने शिव को मैसेज कर उसके रिप्लाई का वेट करने लगी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया तो गौरी ने फिर से एक मैसेज कर दिया। अच्छा बाबा सॉरी, देखिए हम कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमने उस रात आपको बहुत परेशान किया, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वो तो हम नशे में थे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और थैंक यू हमें हर पल संभालने के लिए। गौरी मैसेज टाइप करती है और साथ में कुछ क्यूट से चेहरे वाले इमोजी भी सेंड कर देती है। वो फिर से रिप्लाई का वेट करने लगती है, मगर इस बार भी बहुत देर तक रिप्लाई नहीं आता। हद हो गई अब तो। देखिए हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो चुपचाप शराफत से हमें माफ़ कर दीजिए, वरना हम ना आपसे बहुत बुरे वाले नाराज़ हो जाएंगे और आपसे कभी बात नहीं करेंगे। फिर ना आप हमारी आवाज़ सुनने को भी तरस जाओगे और साथ साथ हमारी शक्ल देखने को भी तरस जाओगे, क्योंकि हम आपके सामने फिर कभी नहीं आएंगे। उसके बाद कितना भी मनाओगे भी ना तो हम नहीं मानेंगे। इसलिए कह रहे हैं ये एकदू शिव सिंह से ना हमारे क्यूट वाले ठाकुर साहब बन जाए और हमें माफ़ कर दीजिए और एक बार हमसे बात कर लीजिए। जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता हम जागते रहेंगे। हम वेट कर रहे हैं, चाहे सारी रात ही हमें जागना क्यों न पड़े। गौरी ने इतना लिखकर इस बार फिर मैसेज सेंड कर दिया और मुंह बनाकर रिप्लाई का इंतजार करने लगी। इधर शिव जब से घर आया था, फ्रेश होकर स्टडी रूम में बैठे कुछ काम करने लगा। इस बीच यशोदा जी उसके पास आई, कुछ सवाल पूछे मगर अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो जाने लगी। ये देखकर शिव ने उनका हाथ पकड़ सामने वाली चेयर पर बैठा लिया। सॉरी माँ, शिव ने आहिस्ता से कहा। बेटा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? और तू कल था कहाँ? तू ठीक तो है ना? यशोदा ने प्यार से शिव के गाल को छूकर कहा। माँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करो, बस काम की वजह से स्ट्रेस है। और मैं घर नहीं आया तो क्या हुआ? आप तो जानती है कि काम की वजह से कई बार बाहर रहा हूँ। हाँ जानती हूँ, मगर तब मुझे पता होता है कि तुम कहाँ गए हो। ऐसे बिना बताए बेटा घर ना आए तो माँ को तो चिंता होगी ही ना। माँ, शिव ने उनकी हथेली थामते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मन में कोई बात हो तो अपने मन की बात बोलकर हल्का हो जाना चाहिए। माँ ऐसा कुछ नहीं है, तू सच कह रहा है। यशोदा ने गहरी नजरों से उसे देखा तो शिव इधर उधर देखने लगा। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जब होगा तो आपसे जरूर बताऊंगा। शिव ने बिना यशोदा की ओर देख कहा। ठीक है, और बता तेरा काम कैसे चल रहा है? और गौरी वो कैसी है? मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा था उससे मिलने आने के लिए लेकिन नहीं आई। तेरे ही डर से नहीं आएगी होगी, यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन गौरी का नाम सुनकर शिव की बेचैनी बढ़ गई। शिव ने बेचैनी से कहा, माँ आप क्यों उस लड़की के बारे में बात कर रही हैं? और आप जानती हैं कि मुझे स्टाफ का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज़ उसे ना ही बुलाएं तो बेहतर है। इसका मतलब मैं सही हूँ, तेरे डर से ही नहीं आए वो मुझसे मिलने। तू क्यों उस पर गुस्सा करता है? वो तो कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है, उसे देख जाने क्यों मन को खुशी मिलती है। यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा तो शिव ने तुरंत कहा, माँ आपको गलतफहमी है कि वो मुझसे डरती है। वो मुझसे नहीं डरती, बल्कि अलग अलग और अजीब अजीब नामों से मुझे बुलाती है। गुस्सासुर, भस्मासुर, अकड़ू, कड़वा करेला और पता नहीं क्या क्या। कोई मासूम वासूम नहीं है वो, और बातें तो इतनी करती है कि आप सुनते सुनते थक जाए, लेकिन वो बोलते नहीं थकेगी। बिल्कुल बच्चों सी शरारतें करती है। अभी कल रात ही अपनी शरारतों से मुझे परेशान कर दिया था उसने। बारिश में बच्चों की तरह खुद भी भीगी और मुझे भी अपने साथ भीगने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपने साथ चाय भी पिलाई। कमाल की लड़की है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती है। गौरी की हरकतें याद कर शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यशोदा बड़े गौर से शिव को देखने लगी, उसके चेहरे पर आते जाते भावों को समझने की कोशिश करने लगी। गौरी के बारे में बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो यशोदा जी से नहीं छुप सकी। कैसे छिपती आखिर माँ जो है। फिर कुछ सोच वो भी मुस्कुराने लगी। क्या कहा तुमने? तुम बारिश में भीगे? और चाय? तुम तो कभी चाय नहीं पीते। यशोदा ने जानबूझकर कर शिव की बात बीच में ही काट कर कहा तो शिव गौरी के ख्यालों से बाहर आया और उसे समझ आया कि वो यशोदा के सामने क्या बोले जा रहा था। वो संभलते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, वो ऐसे ही मुंह से निकल गया। अच्छा मुंह से निकल गया, ये कल रात का सच है? यशोदा ने उसे देखते हुए कहा। तो शिव ने बात बदलते हुए कहा,
माँ आप जाकर सो जाए, बहुत रात हो गई है। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू गौरी को मुझसे मिलवाने यहाँ ले आएगा। माँ ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन उससे बोल दूंगा कि वो आपसे मिल ले। अब ठीक है, शिव ने फाइल में देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब तू भी सो जा, यशोदा जी ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। शिव भी अपने कमरे में आया। बिस्तर पर लेटते हुए उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और देखने लगा। गौरी के इतने सारे मैसेज देख शिव हैरान हो गया। ये लड़की रात में भी चैन से नहीं रह सकती, अब तक जाग रही है। और अब ये क्या बचपना है, जब तक रिप्लाई नहीं करूंगा तब तक जागती रहेगी। सच में बिल्कुल बच्ची है। शिव खींचकर खुद से ही बोला और फोन वापस टेबल पर रख आंखें बंद कर ली। मगर कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल फिर से उठाया और मैसेज दोबारा पढ़ने लगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो आप हमारी आवाज़ सुनने को तरस जाओगे, फिर कभी सामने नहीं आऊंगी आपके। उसने जब वो लाइन पढ़ी तो उसके दिल में जैसे एक टीस उठी। फिर अपना सर झटक खुद से ही बोला, ये माफ़ी मांग रही है या धमकी दे रही है? जागती रहे रात भर, मुझे क्या। फिर से फ़ोन रख दिया। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक पर गई। उसमें रात के 1 बज रहे थे। अगर वो पागल लड़की अब तक सच में जाग रही हो तो ओह गॉड, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। ये सोच शिव ने गौरी को कॉल लगा दिया। उधर से एक रिंग में ही कॉल रिसीव हुआ। जैसे गौरी फ़ोन हाथ में लिए इसी इंतजार में बैठी हो कि कब उसे शिव फ़ोन करे। उधर से शिव की सख्त आवाज़ आई, हेलो मिस गौरी, क्या बचपना है ये? हेलो ठाकुर साहब। गौरी की मीठी सी आवाज़ आई। उसकी आवाज़ मानो शिव के कान में शहद घोल रही हो। गौरी के कहे ठाकुर साहब ने जाने कौन सी कशिश थी कि शिव की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई और वो उस मधुर आवाज़ में कहीं खो सा गया, जैसे ये शब्द और ये आवाज़ सुनने के लिए जाने कब से तरस रहा हो। ठाकुर साहब, गौरी ने दोबारा कहा तो शिव अपने होश में आया। शिव ने संभलते हुए बस इतना कहा, हम जानते थे आप हमें फ़ोन ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने इतनी देर क्यों कर दी फ़ोन करने में? गौरी शिकायती लहजे में बोली, वो मैं स्टडी रूम में था और फ़ोन यहाँ कमरे में था। शिव ने सौम्यता से कहा। इस वक्त वो अपना गुस्सा, नाराज़गी सब भूल गया था। ओह अच्छा, हमें तो लगा आप हमसे नाराज़ हो गए। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज़। शिव ने कहा, आप सच कह रहे हैं? गौरी ने चहकते हुए कहा, हाँ थैंक यू ठाकुर साहब, हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। जब आप नाराज़ हो गए थे ना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया है हमारे आसपास। लेकिन अब सब ठीक है। और आपने उस रात हमारी शरारतें झेली, आपने हमें संभाला, हमें उस राक्षस रंजीत से बचाया। उसके लिए जितना थैंक यू करूं कम है। गौरी बोलते बोलते भावुक हो गई। इट्स ओके गौरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। शिव ने सधी आवाज में कहा, ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, हमें सब याद आ गया है। हमने आपको कितना परेशान किया और आपने हमारी हर बात मानी, हर जिद पूरी की। गौरी के मुंह से ये सुन शिव का दिल धड़क उठा। जारी है, गौरी को आ गया है रात के बारे में सब याद। ये जानकर क्या होगा शिव का अगला रिएक्शन, आगे क्या हुआ इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए आगे से मोहब्बत कहानीबस पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कर बताना आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। हर हर महादेव।